दिस इज हमारा अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 2 का एग्जाम जी। और दिस इज 1 hour 45 minutes इसका टाइम है हमारे पास। जरा स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और इसके क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं जी। कहते हैं कि टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन 4 raised to power 2 यानी 4 स्क्वायर। ये तो देखो एक मैथ्स का भी सवाल है। 4 का स्क्वायर इज हमारे पास 16, तो ये सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसने सवाल पूछा है। क्वेश्चन 2 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि हमारे पास दिस सूडोकोड एल्गोरिथम इज इंटेंडेड, ये सूडोकोड एल्गोरिथम बनाया था विद द इंटेंशन टू इनपुट अ फर्स्ट नेम फ्रॉम अ यूजर एंड सर्च फॉर इट इन अ 2D array। एक फर्स्ट नेम इनपुट करके उसको 2D array में सर्च करना है। एंड इफ द नेम इज फाउंड द एल्गोरिथम आउटपुट्स ऑल द रिमेनिंग डिटेल्स फॉर दैट नेम। उस नाम को देखते हुए सारी रिमेनिंग डिटेल्स आउटपुट होंगी। एंड कहते हैं द एल्गोरिथम विल कंटिन्यू टू अलाउ द अदर नेम्स टू बी एंटर्ड फॉर सर्चिंग until the user input stops it। तो कोई यूजर इनपुट होगी जिसपे वो प्रोग्राम स्टॉप होगा, नहीं तो आपके पास ये प्रोग्राम चलता जाएगा। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेम्स स्टोर हो रही है। तो एक प्रोग्राम शुरू करता है वो कुछ ऐसे कि आपके पास पहली लाइन के अंदर, लाइन फर्स्ट को अगर देखें, एक एरे डिक्लेयर हो रही है जिसका नाम कॉन्टैक्ट्स है और ये 2D एरे है। 2D एरे कैसे है? क्योंकि इसके दो इंडेक्सेस रोज और कॉलम्स दोनों डिफाइन किए गए हैं जी। इसी तरह हमारे पास ये डाटा टाइप इसकी अगर देखें, उसने कहा था एरे में नेम्स भी स्टोर्ड हैं। तो इसका मतलब है आपके पास दिस रियल कैन नॉट बी इट्स डाटा टाइप, क्योंकि एरे की डिस्क्रिप्शन ही क्या होती है कि इट इज ऐसा डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम डाटा टाइप। इसका मतलब है कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके पास इसके अंदर स्टोर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर नेम्स अगर स्टोर हो रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन उसी डाटा टाइप की होगी, यानी स्ट्रिंग ही होगी। तो हमारे पास सबसे पहला एरर ही लाइन 1 के अंदर आ गया। और वो लाइन 1 के अंदर एरे क्या है कि डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉब्लम है। उसने कहा आइडेंटिफाई द लाइन नंबर्स ऑफ 5 एरर्स इन द सूडोकोड एंड सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर। तो करेक्शन इसके अंदर क्या होगी कि हम इस एरे को डिक्लेयर करेंगे ऐसे। ये करेक्शन इसकी है जी, ये डिक्लेयर होना चाहिए एज कॉन्टैक्ट्स का नाम, और दिस इज एन एरे। एक 2D एरे है तो इसके दोनों इंडेक्सेस बताएंगे। ऊपर उसने लिखा हुआ था रोज 1 से लेकर 500 तक जा रही हैं, और कॉलम्स जो है वो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक कॉलम्स है। और इसकी जो डाटा टाइप है वो बच्चों जो नेम्स की होगी वही इसकी होगी, क्योंकि इसके अंदर नेम स्टोर्ड है। दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग हमारे पास। इसी तरह आगे कोड को पढ़ते हैं। कहते हैं कि अच्छा ये अगर एरे डिक्लेयर होती है ऑफ 500 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ये कुछ ऐसी आपके पास एरे बनेगी कि इसके अंदर यू विल हैव बहुत सारी रोज। इधर मेनली आपको 500 रोज ने बताई हुई है, लेकिन इसी एरे के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास होंगे बच्चों, उसको हमने देखना है कि इधर नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल हमें उसने 4 कहे हैं। तो विच मीन्स के कुछ ऐसे हमारे पास इस एरे की फॉर्मेशन बनेगी कि इसमें 4 टोटल रोज आएंगी और आपके पास सॉरी 4 टोटल कॉलम्स आएंगे, और जो रोज हैं वो चलते चलते 1 से लेकर 500 तक जाएंगे, क्योंकि एरे इंडेक्सेस में जो पहली वैल्यू बताई होती है वो अबाउट द रोज बताई होती है। तो ये 1 2 3 4 करते 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 कहीं 500 आपके पास रो आएगी। कॉलम्स आपके पास ऐसे 1 2 3 4 करके। तो सपोज करो रो 1 में भी अगर नाम स्टोर्ड है तो नाम मैच करके आपने रो कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 ये तीनों डिटेल्स रिगार्डिंग अ पर्सन ये आपने आउटपुट करनी है। दीज आर द रिमेनिंग डिटेल्स जिसका उसने कहा। तो आगे जरा रीड करते हैं। एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया रो के नाम का ऑफ इंटीजर, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया उसने कंटिन्यू के नाम का ऑफ बूलियन, तो नाम भी ठीक है, डाटा टाइप कोई गलत नहीं कह सकते हम इसको, डिक्लेरेशन बिल्कुल करेक्ट है। डिक्लेयर स्टॉप को भी एज बूलियन बताया हुआ है, तो स्टॉप का आगे पर्पस पता चलेगा इन दोनों का कि बूलियन हो सकते हैं कि नहीं। इसी तरह फर्स्ट नेम का वेरिएबल एज स्ट्रिंग, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां से कंफर्म होता है कि कंटिन्यू और स्टॉप जो है उनको देखो ट्रू फॉल्स स्टोर हो करवा रहे हैं, तो वो दोनों बूलियन डाटा टाइप की ही होने चाहिए थे। इसी तरह इफ वी मूव फॉरवर्ड टू लाइन 9,
तो कहते हैं while continue, इसका क्या मतलब है? इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी एक ऑल्टरनेट फॉर्मेट ये होगा कि वो जो वेरिएबल कंटिन्यू है जब तक उसकी वैल्यू इज ट्रू, तो ये आप ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, इट इज द सेम थिंग। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, लाइन 10 में रो को 1 पास करना है, लाइन 11 में जी आउटपुट होगा प्लीज एंटर अ फर्स्ट नेम, रो 12 में उस फर्स्ट नेम को इनपुट करना है फॉर द इनपुट। हाँ, ये आप देखें तो इनपुट करने के लिए ये कीवर्ड इनकरेक्टली इस्तेमाल हुआ है। तो अगली एरर इज इन लाइन 12, तो यहाँ पे हम लाइन नंबर मेंशन करेंगे जी के नेक्स्ट एरर जो है वो हमारे पास लाइन 12 के अंदर है, और उस एरर को करेक्ट कैसे किया जाए कि आउटपुट की बजाय हम लोगों ने वेरिएबल फर्स्ट नेम में इनपुट लेनी है थ्रू द कीवर्ड इनपुट जी। तो दिस इज द करेक्टेड लाइन हमारे पास। इसी तरह आगे अगर जाएं तो लाइन 13 में एक रिपीट लूप स्टार्ट हो रहा है। ये नेस्टेड लूप्स हैं, एक वाइल के अंदर एक रिपीट लूप शुरू हो रहा है जी। कहता है अगर हम देखें कॉन्टैक्ट्स की एरे में रो कॉमा 1, यानी पहले कॉलम को अगर देखें और वो यूजर के इनपुट फर्स्ट नेम से मैच कर जाए। देखो सवाल में भी यही कह रहा था कि हमारे पास एल्गोरिथम इज इंटेंडेड टू इनपुट अ फर्स्ट नेम, तो हमने यहाँ पे इन लाइन 12 फर्स्ट नेम इनपुट किया जी, एंड आफ्टर दैट क्या करेगा, सर्च फॉर इट इन अ 2D एरे, और अगर आपके पास नेम मिल जाता है तो सारी रिमेनिंग डिटेल्स आउटपुट हो जाएंगी रिगार्डिंग दैट नेम। तो हम यही कर रहे हैं कि यूजर से जो फर्स्ट नेम इनपुट करवाया था उस फर्स्ट नेम की बेस पे हम देख रहे हैं कि क्या वो एरे के अंदर मौजूद है कि नहीं है। और यहाँ पे इससे पता चलता है कि वो जो फर्स्ट नेम है वो एरे के कॉलम 1 में बच्चों स्टोर्ड है, दूसरे बंदे के लिए भी कॉलम 1 में उसका नाम स्टोर्ड होगा, तीसरे बंदे के लिए भी कॉलम 1 में उसका नाम, चौथे बंदे के लिए भी कॉलम 1 में उसका नाम, और बाकी उसकी बाकी डिटेल्स हर बंदे की आगे आएंगी। अगर हमें वो नाम जो हमने इनपुट किया है वो मिल जाता है इन द रो, इक्वल हो जाती हैं दोनों वैल्यूज, तो फिर क्या करना है, आपने सारी की सारी वैल्यूज आउटपुट कर देनी है, सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दैट पर्सन आउटपुट कर देनी। वो डिटेल्स क्या होंगी हमारे पास, फॉर कॉलम चलेगा 1 से 4 तक, और आउटपुट करते जाएंगे हम कॉन्टैक्ट्स की रो से रो नंबर जो भी चल रही है फॉर दैट पर्सन, इस केस में अभी रो 1 चल रही है हमारे पास, और उसके साथ साथ कॉलम नंबर। अब इधर इसने कॉलम 1 बच्चों सेट किया हुआ, हालांकि हमने क्या करना था कि जब नेम मैच कर जाए तो सब डिटेल्स आउटपुट करेंगे, लेकिन ये 1 से 4 तक चलते हुए सिर्फ कॉलम 1 ही आउटपुट करेगा, विच इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इसके अंदर लूप के अंदर जो आपके पास वेरिएबल है वो ये कॉलम वाला आना चाहिए, ताकि आपके पास जब फॉर की वैल्यू 1 हो, फॉर लूप 1 पे हो, तो कॉलम 1 आउटपुट हो, जब नेक्स्ट कॉलम से फॉर लूप 2 हो तो कॉलम 2 आउटपुट हो, जब नेक्स्ट कॉलम से फॉर लूप 3 हो तो कॉलम 3 आउटपुट हो। ये इधर 1 लिखने से सिर्फ और सिर्फ 1 ही आउटपुट होता रहेगा। तो नेक्स्ट एरर हमारे पास लाइन 17 के अंदर आ रही है, आउटपुट का एरर है, तो हम लाइन नंबर मेंशन करेंगे जी लाइन 17, और वो करेक्शन क्या होगी उसकी कि कुछ ऐसे होना चाहिए, वो कॉन्टैक्ट्स की एरे से जो आप आउटपुट कर रहे हैं उसमें ये रो नंबर तो बिल्कुल ठीक है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता जाएगा, लेकिन कॉलम जो हमने 1 मेंशन किया वो चेंज नहीं हो सकेगा। तो हर अगले कॉलम के लिए हमने जो फॉर का वेरिएबल है वो इधर इसके साथ जोड़ देना है, ताकि जब फॉर की वैल्यू कॉलम की 1 हो तो पहला कॉलम, जब 2 हो तो दूसरा कॉलम, जब 3 हो तो तीसरा कॉलम, एंड जब 4 हो तो फोर्थ कॉलम। तो हमारे पास बारी बारी इन चारों कॉलम से वो वैल्यूज आउटपुट होती जाएंगी। अब इसी तरह ये नेक्स्ट कॉलम हर एक अगले कॉलम पे जाता जाएगा, जब तक ये 4 तक नहीं जाएंगे तो हम लाइन 19 पे आ नहीं सकते। जैसे ही कॉलम 4 तक सब कुछ हो जाएगा फिर हम लाइन 19 पे आएंगे, और स्टॉप का वेरिएबल हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल था तो उसको ट्रू मिल जाएगा, तो बुलियन वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक वैल्यू असाइन होगी। इसी तरह इफ के देन पार्ट में थे तो हम एल्स में भी जाएंगे और रो इंक्रीमेंट कर देंगे अगली रो से चेक करने के लिए, अगर देन पार्ट नहीं चलता तो फिर एल्स पार्ट चलेगा, कि अगर नाम मैच नहीं किए तो फिर एल्स पार्ट में जाके रो इंक्रीमेंट करो और अगली रो से चेक करो कि क्या ऐसा है कि नहीं, और इफ जो है एंड इफ हो गया, यहां तक बिल्कुल ठीक है। और इधर लाइन 23 में कहते हैं नेक्स्ट स्टॉप और रो इज ग्रेटर देन 500। ये लूप कौन सा शुरू किया था जी हमने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर जाके देखिए स्पेसेस, इसीलिए बच्चों स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये लूप रिपीट शुरू हुआ था और हमारे पास एंड नेक्स्ट से हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एरर एट लाइन 23। तो हम एरर 4 ऐसे लिखेंगे
लाइन 23 पे एक एरर है और वो एरर क्या है कि रिपीट को एंड किया हुआ विद नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको करेक्ट करेंगे until stop, यानी स्टॉप की वैल्यू ट्रू हो जाए और हमारे पास वो रो की वैल्यू जो थी वो एक्सीड कर जाए देन 500 जो टोटल रोज है एरे में, यानी 500 रोज गुजर गई और आपको मैच नहीं मिला तो फिर आप रुक जाएंगे। फिर लाइन 24 में कहता है कि आपने आउटपुट करना है एक मैसेज सर्च फॉर अनदर नेम यस और नो। यूजर जब तक उसने कहा चूज टू स्टॉप ना करे तब तक ये प्रोग्राम चलता जाएगा। यूजर इनपुट आंसर करेगा, अगर आंसर n है या आपके पास आंसर स्मॉल n है, यूजर दोनों तरीके से कर सकता है। फिर कहते हैं कि अगर यूजर ने n इनपुट किया है कि नहीं कंटिन्यू करना, आपने कंटिन्यू को ट्रू कर देना। तो this is also a big error, जब यूजर हैज chosen to stop the game to not continue the game, तो continue को true नहीं, continue को false होना चाहिए। तो this is another error on line number 28 और ये करेक्ट कैसे होगी कि boolean वेरिएबल continue को हम ऐसे false वैल्यू प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो ये 5 मार्क्स के लिए 5 एरर्स की आइडेंटिफिकेशन थी जी इसके अंदर। आगे चलें अगर जरा बी पार्ट में, कहते हैं कि न्यू प्रोसीजर, a procedure new data allows the data for new contacts, और contacts भी आते जा रहे हैं, उनके लिए डाटा ये अलाउ करता है contacts to be entered and stored in the 2D array contacts। कहता है a parameter आपके पास number is used to pass values from the main algorithm to the procedure। अच्छा, एक procedure है जिसका parameter का नाम number है, for the number of new contacts यानी कितने नए contacts create करने हैं वो number पास करे किया जाएगा इसको। और उसके बाद क्या होगा, 4 पीसेस ऑफ कॉन्टैक्ट डाटा, यानी जो कॉन्टैक्ट स्टोर हो रहा है उसके लिए 4 पीसेस कॉन्टैक्ट डाटा के लिए आप क्या करेंगे, 4 पीसेस ऑफ कॉन्टैक्ट डाटा फॉर ईच न्यू कॉन्टैक्ट आर एंटर्ड एंड स्टोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। तो आपने 4 पीसेस इनपुट करवा के उस एरे के स्टार्ट के अंदर आपने इनपुट करवाने। नाउ फॉर दैट हम क्या करेंगे जी, हमारे पास देखिए जरा, प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और एक ब्रैकेट है। प्रोसीजर्स या फंक्शंस के साथ बच्चों जो ब्रैकेट होती है उसमें हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, याद करो। और यहाँ पे पैरामीटर एक नंबर के नाम का पैरामीटर है, तो हम इधर ब्रैकेट में ऐसे नंबर लिखेंगे और कोलन डाल के, याद करो इसकी डाटा टाइप बताते होते थे। नंबर बताएगा द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, नए कॉन्टैक्ट जो कि बनने, यानी दिस इज एन इंटीजर वैल्यू, तो इसकी डाटा टाइप भी ऐसे इंटीजर ही रखेंगे हम। फिर कहते हैं कि आपके पास एक फॉर लूप स्टार्ट होना है जिसने क्या करना है कि उस एरे के अंदर वैल्यूज को, जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने थे उतनी दफा इस लूप ने चलना है। तो हमारे पास फॉर रो 1 से लेकर कहां तक चलेगी जी, जो नंबर हमारे पास पास हुए बच्चों उतने कॉन्टैक्ट्स इसने ऐड करने हैं, तो लूप भी उतनी ही दफा चलेगा। एंड फॉर ईच कॉन्टैक्ट हमारे पास एक इनर लूप चलेगा जो कि 1 से 4 इटरेशन करेगा और उसने हर दफा इनपुट अपने पास क्या करते जाना है जी, हर दफा उसने कॉन्टैक्ट्स की एरे में इनपुट करना है और कॉन्टैक्ट्स की एरे इज अ 2D एरे। तो 2D एरेज के लिए हम 2 कॉलम्स बताते हैं, ऐसे हमारे पास रो कॉमा इंडिसेस बताते हैं, ये रो कॉमा कॉलम हो जाएगा बच्चों। अब हर दफा आपके पास फॉर ईच कॉन्टैक्ट रो 1 2 3 4 5 एंड जो भी नंबर है उस तक चलेगी। एंड कॉलम्स जो हैं फॉर ईच कॉन्टैक्ट, देखो ऊपर आपको मैंने ये एरे भी बना के दिखाई थी कि आपके पास ऐसे 4 कॉलम्स बनेंगे, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। यहाँ पे हमारे पास अब वो वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होती जाएंगी, तो जितने उसने बोले उतनी हमारे पास रोज क्रिएट होंगी और वो वैल्यू स्टोर होंगी और वो रो का नंबर आगे बढ़ता जाएगा एंड फॉर ईच रो हमारे पास वो 4 कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे। आफ्टर द इनपुट इज डन, तो फॉर लूप में हर अगली इनपुट पे जाने के लिए वी विल हैव नेक्स्ट का कीवर्ड, और ये इनर लूप है तो इसका वेरिएबल इज नेक्स्ट कॉलम। एंड ये जो बाहर का लूप है फॉर रो वाला, इसके लिए वी विल राइट नेक्स्ट रो ऐसे करके। तो दिस इज हाउ यू इनपुट वैल्यूज टू 2D एरेज। देखो ये बात नोट्स में हमने लिखी थी, एग्जैक्ट उसी बात को हम कॉपी कर रहे हैं। ये एक खास नोट लिखा था हमने कि whenever we deal with 2D arrays, बेशक इनपुट है आउटपुट है, we always use a nested loop। तो यहीं पर भी हमने वही किया, एक नेस्टेड लूप इस्तेमाल किया और उसके अंदर इनपुट लिया। इधर तो बल्कि अभी प्रॉम्प्ट भी इंक्लूडेड नहीं है, हम तो अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट भी डालते हैं जी। Now moving on to the second part of this question, कहते हैं write the pseudocode to input the number of new contacts
and to use the procedure new data, a variable declaration is not required. अब इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए वापस सवाल पे जाएंगे. कहता है एक प्रोसीजर न्यू डाटा क्या करेगा, अलाउज द डाटा न्यू फॉर न्यू कॉन्टैक्ट्स टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन द 2D array कॉन्टैक्ट्स. तो हमारे पास एंटर्ड का मतलब है कि वो यूजर से कहीं से आपने इनपुट लेके आनी है और आपने उसको पास करना है टू दैट पैरामीटर. तो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट देंगे कि प्लीज इनपुट द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स यू वांट टू क्रिएट. तो इससे क्या होगा, वो जितने भी यूजर ने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने हैं वो हमारे पास नंबर आ जाएगा. वेरिएबल डिक्लेरेशन उसने बोला इधर आपने करनी नहीं, और हम क्या करेंगे, इनपुट कर लेंगे उस वेरिएबल को एज सपोज कीजिए हम कहते हैं जी नंबर ही कह देते हैं, कोई इसमें इशू नहीं. अब जब वो नंबर इनपुट हो जाता है तब हमने क्या करना है कि प्रोसीजर को पास करना है. तो प्रोसीजर्स बच्चों आपको याद होना चाहिए, प्रोसीजर्स को हम हमेशा कॉल करते होते थे क्योंकि प्रोसीजर एक कंप्लीट काम करके देता है. फंक्शंस को हम कॉल नहीं करते थे बल्कि फंक्शन से आने वाली वैल्यूज को हम स्टोर करते थे इन वेरिएबल्स. ठीक है जी. तो ये एक एक बात वो नोट्स वाली जो मैं आपको हर दफा कहता था कि इसको प्रैक्टिस करना है, इस चीज को मिस नहीं करना, छुट्टी नहीं करनी, तो वो सारी बातें देखो अब आपको रियलाइज होगा कि इस्तेमाल होती हैं. तो प्रोसीजर का नाम इज न्यू डाटा, और इस न्यू डाटा को हमने यहाँ से ये वेरिएबल पैरामीटर जो है नंबर पास कर देना. ठीक है जी. तो इसने यही कहा कि आपने इनपुट करें न्यू कॉन्टैक्ट का नंबर और यूज करो प्रोसीजर न्यू डाटा को. तो ऐसे यूज ऑफ द प्रोसीजर हमने दिखाया जी. This is for 2 marks बच्चों. Now moving on, हमारे पास आगे C part of this question पे अगर हम चलें तो C part में कहता है कि a first name is used. अब ये कुछ ऐसे questions होते हैं जिनको logically answer करना होता है. A first name is used as the search key in the algorithm on page 2. कहता है if the name is found, all the data for that name is output and the algorithm stops searching. कहते हैं explain why the given algorithm may not always give the expected results. तो इसके लिए बच्चों देखते साथ ही प्रॉब्लम समझ आ गई. इवन ये प्रॉब्लम हम इधर फेस भी करते हैं क्लास में कि हमारे पास फर्स्ट नेम्स बहुत सारे सेम हैं जी. इब्राहिम जैसे कितने सारे बच्चे हैं और वो आपके पास ये एल्गोरिदम क्या कहता है कि फर्स्ट नेम सिर्फ सर्च करो और उस फर्स्ट नेम को जैसे ही आपको मिल जाए उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आउटपुट कर दो और उसके बाद रुक जाओ. हो सकता है हमने थर्ड इब्राहिम की डिटेल्स चाहिए हो लेकिन फर्स्ट इब्राहिम की सारी डिटेल्स आ जाए. तो यहाँ पे कहते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए व्हाई दिस मे नॉट ऑलवेज गिव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. तो ये इसीलिए आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होगा कि हो सकता है कि आपके पास एक फर्स्ट नेम के मल्टीपल लोग हों. ठीक है. और उससे क्या होगा कि पहले ही फर्स्ट नेम पे आने पे वो सर्च रुक जाएगा और जो नाम हमें चाहिए वो आउटपुट होगा ही नहीं. तो हम लिखेंगे कि there may be multiple people या multiple customers with the same. there may be multiple customers, इसको चलो लिख देते हैं. there may be multiple customers या even आपकी मर्जी होती है इसको हम users लिख देते हैं. there may be वो multiple people दोनों plural होते हैं तो अजीब से लग देते हैं. there may be multiple users with the same first name and algorithm क्या करता है, and the algorithm stops when a first name is found. ठीक है. और हो सकता है कि that first name may belong to a different person whose information is not required. तो ये हमारे पास बच्चों is the logic. देखो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपको सोच के समझ के आंसर करने होते हैं with your own thinking capabilities. कि अब फर्स्ट नेम है, देखो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि हमें भी क्लास में होता है कि एक इब्राहिम को कॉल आप अगर करें तो आपको उसका पूरा नाम बोलना पड़ता है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट नेम से कंफ्यूजन होती है. तो यहाँ भी बेसिकली उसी सिनेरियो को ये क्रिएट कर रहा था. फिर सेकंड पार्ट में कहते हैं एक्सप्लेन हाउ यू कुड
you could improve the algorithm so that the search is more likely to find the required results. जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड होती हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टू ईच वैल्यू क्या करते थे बच्चों, हम लोग एक यूनिक की का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक एडिशनल हम एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब वो एडिशनल वैल्यू क्या हो सकती है, वो आपके पास कंप्लीट नाम स्टूडेंट का हो सकता है, वो स्टूडेंट का कोई रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का कोई आईडी हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वी कैन यूज अ डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, we can use a different piece of information to search the array so that when a user is searched, बल्कि so that when a user is searched नहीं, पहले हम इसकी बात करते हैं कि to search the array, और ये piece of information जो है full stop के बाद हम लिखेंगे this piece of information will be unique, will be unique for each हमारे पास स्टूडेंट या ईच पर्सन या ईच कस्टमर जिसकी भी उसने ऊपर बात की थी, फॉर ईच पर्सन। अब हम लिखेंगे सो व्हेन अ नेम इज सर्च्ड या सो व्हेन अ पर्सन इज सर्च्ड ओनली द corresponding information, only the corresponding information is output। तो इससे क्या होगा, वो सेम नाम वाले मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास अब हर एक यूजर को यूनिक रखने के लिए हम एक डिफरेंट की का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब नाम भी उसको कर सकते हैं सच एज अ यूनिक पर्सन आईडी, कस्टमर आईडी, स्टूडेंट आईडी, जो भी जिस भी पर्सपेक्टिव से देखें। क्वेश्चन 3 में कहता है कि अ प्रोग्राम इज रिटन that will only accept values between minus 99.99 and plus 99.99 inclusive। यानी हमारे पास वो नंबर लाइन के ऊपर माइनस 99.99 से लेकर बीच में जीरो आएगा, कहीं प्लस 99.99 के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी बच्चों उन सबको एक्सेप्ट करेगा। द प्रोग्राम इज टू बी टेस्टेड, प्रोग्राम को कहता है कि टेस्ट किया जाता है, और कहते हैं कि द टेबल व्हेन कंप्लीटेड शोज अप्रोप्रिएट टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा हमारे पास किस किस किस्म का होता था, नॉर्मल टेस्ट डाटा होता था, एबनॉर्मल टेस्ट डाटा होता था, एक्सट्रीम डाटा होता था, और हमारे पास बाउंड्री डाटा होता था बच्चों। कहते दैट मैचेस द टाइप ऑफ टेस्ट डाटा एंड पर्पस ऑफ द टेस्ट डाटा। टाइप ऑफ टेस्ट डाटा, पर्पस ऑफ द टेस्ट डाटा एंड टेस्ट डाटा इटसेल्फ बताना है। कहते हैं कंप्लीट द टेबल बाय इंसर्टिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन। मिसिंग इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करके टेबल कंप्लीट करना है, और वैल्यूज एक्सेप्टेबल माइनस 99.99 से प्लस 99.99 के बीच है। देखो जी, पहला टेस्ट डाटा इज 0, ये आपके पास किस रेंज में है, एक्सेप्टेबल रेंज में है या अनएक्सेप्टेबल रेंज में? दिस इज इन एक्सेप्टेबल रेंज, माइनस 99 से प्लस 99। तो इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में होती है वो किस किस्म का टेस्ट डाटा होता है जी, वो नॉर्मल टेस्ट डाटा होता है। पर्पस ऑफ टेस्ट डाटा का क्या होता है, वो हम कहते हैं कि टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम या दैट द एल्गोरिदम क्या करे जी, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। दैट द एल्गोरिदम एक्सेप्ट्स वैल्यूज विद इन द रेंज। ये जी हमारे पास पर्पस है ऑफ नॉर्मल टेस्ट डाटा। अब इसी तरह दूसरी रो में उसने देखें तो आपको नाम दे दिया है लेकिन वैल्यू मिसिंग रखी है। नाम इज हमारे पास बाउंड्री डाटा। अब बाउंड्री डाटा बताता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ऑन दी रॉन्ग साइड या आउटसाइड या इनसाइड ऑफ द बाउंड्री, उसको रिजेक्ट किया जाए बच्चों। तो हमारे पास बाउंड्री डाटा कैन बी 100 एंड हमारे पास 99.99। इससे क्या पता चलेगा कि 100 रिजेक्ट होगा
और 99.99 एक्सेप्ट होगा। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे कि ये क्या करेगा कि दिस इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम accepts values up to 99.99 and rejects all the values after that। तो हमारे पास ये 100 रिजेक्ट हो जाएगा, 99.99 एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी रेंज हम लिखते हैं तो वो क्या होता है जी, वो होता हमारे पास -99.99 एंड -100, जिसमें -99.99 तक वैल्यूज एक्सेप्ट होती और -100 से वैल्यूज रिजेक्ट होना शुरू हो जाती बच्चों। तो दिस इज हमारे पास बाउंड्री डाटा जो कि स्पेसिफाई करता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कहां तक होगी और रिजेक्ट होना कहां से शुरू होगी। फिर एक तीसरी उसने अब डिस्क्रिप्शन दे दी, टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम रिजेक्ट्स डाटा दैट इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो ये कैसे मेक श्योर करता है कि हमारे पास डाटा जो है वो आउटसाइड द एक्सेप्टेबल लिमिट हो। कौन सा टेस्ट डाटा होता है, वो एबनॉर्मल टेस्ट डाटा होता है जो कि लिमिट के बाहर की वैल्यूज को रिजेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें 200 सपोज करो, तो ये 200 इज वेल आउटसाइड दिस रेंज। ठीक है जी। और इसको आपके पास इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्टेबल वैल्यू सिर्फ 99.99 तक थी प्लस माइनस। ठीक है जी बच्चों। इफ वी मूव ऑन आगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है लेंथ चेक इज अ वैलिडेशन चेक। वैलिडेशन चेक्स मल्टीपल होते थे जी हमारे पास। फॉर्मेट चेक होता था, इसी तरह हमारे पास टाइप चेक होता था, प्रेजेंस चेक होता था, एग्जिस्टेंस चेक होता है जी हमारे पास। ये सारे हमने नोट्स में लिखे। इसी तरह लेंथ चेक इसने बताया हुआ है, वो लेंथ चेक होता है। रेंज चेक होता था, लेंथ चेक है, रेंज चेक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे वैलिडेशन टेक्निक्स होती थी टू सी के डाटा रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये कह रहे स्टेट द पर्पस ऑफ द लेंथ चेक। लेंथ चेक बच्चों यूजुअली अप्लाई होता है हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। तो हमारे पास एक टेक्स्ट के अंदर जो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल लिखे हैं वो एक वैलिड रेंज के अंदर है कि नहीं, उसके लिए लेंथ चेक अप्लाई होता था। तो इसमें हम इसी तरह ऊपर लिखेंगे, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि टू मेक श्योर दैट द एंटर्ड इंफॉर्मेशन। अब इंग्लिश में आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज बीच में जो जिक्र है वो लाजमी होना चाहिए। दैट द एंटर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑफ करेक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या इज ऑफ द करेक्ट लेंथ। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। दिस इज वन मार्कर का लेंथ चेक का डिस्क्रिप्शन जी, और ये हम डिस्क्रिप्शन साथ साथ लिख के भी आए थे। बी पार्ट में कहता है कि an email address can be validated by checking that it contains an @ symbol। कहते हैं write the pseudocode for an algorithm that will allow an email address to be input and check whether or not it contains an @ symbol। Output a suitable message with result। use the string function। उसने आपको कहा है कि खुद सब स्ट्रिंग इस्तेमाल करना है, जिसको हम मिड भी कहा करते थे, जिसमें अब ईमेल एड्रेस पास करना है, स्टार्ट पास करना है और वन पास करना है। कहते हैं इन योर सोल्यूशन टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ 1 कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से ये 1 इसने इसको दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग ऑफ 1 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग एट पोजीशन स्टार्ट से आपने शुरू करना है, एंड वेयर ईमेल एड्रेस इज द आइडेंटिफायर रिप्रेजेंटिंग योर इनपुट। यानी जो भी स्टार्ट पोजीशन होगी वहां से एक कैरेक्टर उठा के लाना है और उसको चेक करना है कि वो कहीं @ तो नहीं है। अब इससे कई गुना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इस स्ट्रिंग हैंडलिंग जब हम सीख रहे थे बच्चों नोट्स में, कि वॉवल्स काउंट करना। अब देयर आर मल्टीपल वॉवल्स इन स्ट्रिंग, तो हम बहुत दफा करते थे वो A E I O U काउंट करते थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल ढूंढना है, दैट इज @ का सिंबल। तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास वो ईमेल इनपुट करवाएंगे यूजर से,
और शुरू से लेके आखिर तक चेक करेंगे कि क्या हमारे पास उस ईमेल के अंदर कहीं @ का सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल्स, तो डिक्लेरेशन नहीं करनी, बट दे मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एज नेसेसरी एंड assume there will not be more than one @ सिंबल। तो सिर्फ एक ही @ सिंबल आपने ढूंढना है, और जब आपको मिल जाएगा तो आपने यूजर को बता देना है कि जी वो @ सिंबल इज फाउंड। ठीक है जी। तो ये काम कैसे होगा? अब @ सिंबल ढूंढने के लिए हम लोगों ने, एक तो हमें उसने वो स्टार्ट का वेरिएबल बता दिया, एक ईमेल एड्रेस का वेरिएबल बता दिया। अब इन दोनों हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर हमें इनपुट भी लेनी। तो पहले हम यूजर से जरा ईमेल इनपुट ले लेते हैं। तो एक मैसेज मैं आउटपुट करूंगा कि प्लीज एंटर योर ईमेल, और ऐसे करके हमारे पास वो इनपुट कर लेंगे हम यूजर का ईमेल एड्रेस इन द वेरिएबल ईमेल एड्रेस। बचो, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर। अब जब ईमेल एड्रेस इनपुट हो गया तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट पोजीशन आपने चेक करने हैं। शुरू में वो पोजीशन पहले कैरेक्टर से हमने स्टार्ट करनी है, तो ये स्टार्ट का वेरिएबल भी शुरू में ऐसे 1 से इनिशियलाइज होगा थी। और वी यूज अ वेरिएबल, बच्चों जब भी हम कुछ भी ढूंढ रहे होते हैं तो हम एक बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम फाउंड का नाम देते हैं। दिस इज बेसिकली एक लीनियर सर्च का भी फंक्शन। लीनियर सर्च आप एरेज पे भी लगा सकते हैं, इस तरह स्ट्रिंग्स पे भी लगा सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो शुरू में आपके पास अगर वो वैल्यू आपको नहीं मिली तो हम फाउंड को फॉल्स सेट करेंगे कि अभी तक वी डिडंट फाइंड दैट वैल्यू, क्योंकि अभी तो हमने चेक ही नहीं किया। ठीक है। अब नाउ टू सर्च दैट वैल्यू इन द हमारे पास कंप्लीट जो भी स्ट्रिंग है, उसके लिए वी विल हैव टू नो कि भैया कितने कैरेक्टर्स हैं इन द ईमेल। तो ईमेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं बच्चों, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम लेंथ था जी। इस लेंथ को हम ईमेल एड्रेस ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे और इसने आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस एड्रेस बता देना। अब इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोगों ने नोट्स में लिखी थी। अब जब हमें लेंथ पता चल जाएगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास एक लूप स्टार्ट करेंगे जो कि 1 से लेकर आखिर तक जाएगा। यानी हमने सर्चिंग करनी है, तो सर्चिंग हम ऐसे करते हैं, हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट कब मिलेगा। तो जब तक फाउंड की वैल्यू हम कह रहे हैं कि फॉल्स है, यानी जब तक वो एलिमेंट हमें नहीं मिला। और इसके साथ साथ एक और बात, ये लीनियर सर्च की एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि जब तक आपको वैल्यू मिली नहीं और आप ढूंढते ढूंढते एंड ऑफ द एरे है तो एरे के एंड पे, या आप ढूंढते ढूंढते ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के एंड पे नहीं पहुंच जाते। तो जब तक आप स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुंचे और आपको वो एलिमेंट नहीं मिला, तब तक ही बच्चों ये लूप चलता जाएगा। फाउंड इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि अभी हमें वो वैल्यू नहीं मिली, एंड स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू लेंथ का मतलब है कि जो स्टार्ट का वेरिएबल है वो अभी टोटल रेंज ऑफ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से एक्सीड नहीं किया। ऐसे ना हो कि स्ट्रिंग में टोटल 10 कैरेक्टर्स हो, हम 12वें कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने कैरेक्टर्स हैं स्टार्ट वहीं तक चलेगा। अब इस स्टार्ट ने क्या करना है, इसने चेक करना है अगर हम ये सब स्ट्रिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ये याद करो वॉवल्स की एग्जांपल में हम करते थे। सब स्ट्रिंग का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें और ईमेल एड्रेस इसको हम प्रोवाइड कर दें, और किस नंबर का कैरेक्टर निकालना है वो स्टार्ट बताएगा, उसने सवाल में हमें कहा। और कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, एक कैरेक्टर्स। अगर ये इक्वल हो जाता है बच्चों टू दिस @ का सिंबल, तो इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, इस केस में हम बताएंगे कि हमें वो वैल्यू मिल गई। और ये एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक फ्लैग फाउंड का बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है जिसको हम ट्रू कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिली, तो फिर हम क्या कहेंगे कि अच्छा अगले कैरेक्टर पे जाके देखो। तो अगला कैरेक्टर के लिए कौन सा वेरिएबल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, स्टार्ट का वेरिएबल। तो हर दफा स्टार्ट जो है वो हम उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर्स को जाके चेक करता रहे। पहली दफा स्टार्ट 1 था तो पहले कैरेक्टर से शुरू करके एक कैरेक्टर निकाल के देखेंगे। फिर सेकंड स्टार्ट 2 हो जाएगा तो सेकंड कैरेक्टर को, फिर स्टार्ट 3 हो जाएगा तो थर्ड कैरेक्टर को, फिर स्टार्ट 4 हो जाएगा तो फोर्थ कैरेक्टर को। तो करते करते हम हर एक कैरेक्टर को निकाल के चेक करते रहेंगे जब तक वो कैरेक्टर्स ट्रू के इक्वल नहीं हो जाते। और ये इफ बच्चों हमारे पास
एंड इफ हो जाएगा। तो या तो आपके पास वो मिलकर फाउंड ट्रू हो जाएगा या स्टार्ट आगे जा जाके इस लेंथ से ग्रेटर हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन मीट होना बंद हो गई तो वाइल जो है वो एंड वाइल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये एक लीनियर सर्च बच्चों, इसके थ्रू भी आप सीख लेंगे। देखो आपको लीनियर सर्च के एल्गोरिदम में मैंने बताया था कि आप एक एलिमेंट को सर्च करते हैं थ्रू एन एरे। यहाँ पे उसने क्या किया कि सर्चिंग हमें करवा दी थ्रू अ कंप्लीट स्ट्रिंग, उसके एक एक कैरेक्टर को हमें चेक करना है। तो लीनियर सर्च के लिए मेन चीजें हमारे पास क्या क्या होती हैं, एक ये बूलियन वेरिएबल फाउंड का, और एक हमारे पास ये कंप्लीट कंडीशन, जिसकी वजह से हम अपने फाउंड बूलियन वेरिएबल को ट्रू कर रहे होते हैं। ये तीन चीजें लीनियर सर्च में लाजमी होती हैं कि एक वाइल लूप आप लगाएंगे और एक बूलियन वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे जो कि बताएगा कि वो वैल्यू मिल गई कि नहीं। आफ्टर दैट हम एक इफ कंडीशन के थ्रू यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आपका लूप खत्म हो गया और फाउंड जो है उसके अंदर ट्रू पड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो वैल्यू मिल गई थी। तो इस केस में हम आउटपुट करेंगे कि हमारे पास वो ईमेल एड्रेस वाज वैलिड। ठीक है जी। और अगर ये फाउंड ट्रू ना हुआ, अब मेरे पास जगह खत्म हो गई है तो नीचे इस बाउंड्री से ऊपर ऊपर हम लिख सकते हैं, एल्स में जाकर हम लिखेंगे, आउटपुट करेंगे कि हमारे पास वो ईमेल वाज इनवैलिड। तो ऐसे इनवैलिड ईमेल बचो, दिस इज अ कंप्लीट हमारे पास प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च। ठीक है। अब ये आपके पास एरे बेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब एरे वाला होगा तो इधर हम स्ट्रिंग की कंडीशन लगाने की बजाय हम वो एरे की लगाएंगे कि एरे का इंडेक्स, इंडेक्स कौन बताएगा दोबारा से, ये वेरिएबल जो कि चेक कर रहा होगा कि कहाँ तक जाना है। तो एरे का इंडेक्स एट स्टार्ट क्या वो किसी वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, वो हमारे पास एरे के अंदर फिर हम लीनियर सर्च उस तरह लगाते हैं। और बाकी एग्जैक्ट सेम काम है आपके पास कि एक बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल होगा, वाइल की कंडीशन में वो बूलियन वेरिएबल लगेगा, इनसाइड द वाइल का लूप इफ कंडीशन में उस बूलियन वेरिएबल को देखेंगे कि अपडेट हो सकता है कि नहीं। एंड आफ्टर दैट हम एक इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक करते हैं कि क्या सर्च सक्सेसफुल थी कि नहीं थी। अगर फाउंड वेरिएबल के अंदर ट्रू पड़ा हुआ तो फिर सर्च सक्सेसफुल थी, अदरवाइज द सर्च वाज अनसक्सेसफुल। दिस इज अ स्टैंडर्ड लीनियर सर्च का सवाल बच्चों। ठीक है जी। Now moving on to question number 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 में एक लंबा चौड़ा फ्लो चार्ट उसने हमें दिया हुआ है और इस फ्लो चार्ट के नीचे कहता है कि आपके पास द फर्स्ट डाटा रो ऑफ द ट्रेस टेबल शोज द वैल्यूज करंटली स्टोर्ड इन द array कोड स्टोर। कहते हैं कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम यूजिंग द इनपुट डाटा, और उसने आपको कुछ इनपुट डाटा दिया हुआ है, ऐसे 4-5 डिफरेंट स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, उनको आपने इनपुट करके इस फ्लो चार्ट को ट्रेस करना है। तो फॉर दिस जरा हम लोग साइड बाय साइड दोनों को देखते हैं। अच्छा जी। अब अगर इस ट्रेस टेबल को हम फॉलो करें और देखें, हमारे पास साथ फ्लो चार्ट जो है उसके लिए वी आर प्रोवाइडेड कुछ इनपुट वैल्यूज जी इधर, और उन इनपुट वैल्यूज पे बेस्ड हमने इस ट्रेस टेबल को फॉलो करना है। अब ये जो हमें कोड्स गिवन है यहाँ पे इफ यू सी, तो इन कोड्स को उठाकर हम लोगों ने सारी की सारी अपनी आगे प्रोसेसिंग करनी है। अच्छा जी। तो इस फॉलो करते हैं इस फ्लो चार्ट को। देखो सबसे पहले हमें कहता है कि हमने क्या करना है, इनपुट करना है कोड। अब वो कोड्स उसने हमें सारे दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम कोड इनपुट करेंगे। पहली लाइन में सब इनिशियलाइजेशंस हैं। पहला कोड हमारे पास इज दिस 7686 जी। अब इस कोड को इनपुट करना है हमें, तो हम इसके अंदर लिखेंगे ट्रेस टेबल के अंदर एज 7686 हमारा कोड। अब इस कोड को इनपुट करने के बाद वो पूछ रहा है कि इज द लेंथ ऑफ द कोड इक्वल टू 4। तो यस, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें, हम यस को फॉलो करेंगे। अब जब हम यस को फॉलो करेंगे तो कहते हैं स्टोर एक वेरिएबल है जिसके अंदर फॉल्स स्टोर करना है आपने। तो स्टोर वेरिएबल के अंदर इसी के साथ हम क्या लिख देंगे जी, हमारे पास ऐसे करके फॉल्स लिख देंगे बच्चों। आफ्टर दैट कहते हैं काउंट एक वेरिएबल है जिसको 1 पास करना है, तो काउंट को हम 1 पास कर देंगे जी। फिर कहते हैं इस कोड स्टोर एक एरे है, कोड स्टोर की एरे, उसके इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय द काउंट। कोड स्टोर अगर आप राइट साइड पे देखें तो दिस इज द एरे जिसमें इंडेक्सेस 1 2 3 4 5 6 तक हैं।
कहते हैं कि कोड स्टोर में इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय द काउंट, काउंट इस वक्त राइट हैंड साइड पे क्या है जी 1, इसका मतलब है एरे के इंडेक्स 1 पे आप देखें क्या वो कोड की इक्वल है। एरे के इंडेक्स 1 पे इज ABCD, क्या ABCD इस 7686 के इक्वल है? नहीं जी, तो हम नो को फॉलो करेंगे। तो फिर कहते हैं कि दोबारा चेक करो वो जो कोड की वैल्यू कोड स्टोर के एरे के अंदर मौजूद वैल्यू स्पेसिफाइड बाय दैट काउंट ही यानी इंडेक्स 1 ही, क्या वो एम्प्टी स्ट्रिंग है? नहीं, उसके अंदर वो ABCD स्टोर्ड है, तो हम नो को फॉलो करेंगे। नो कहता है काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, तो काउंट को हम जब इंक्रीमेंट करेंगे बच्चों हमारे पास काउंट 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे 2 लिख देंगे। फिर कहते हैं कि इधर लेफ्ट साइड पे देखो, फिर कहता है कि क्या काउंट जो है वो 6 से ग्रेटर हुआ? नहीं, तो इधर से नो को फॉलो हम करेंगे क्योंकि काउंट अभी 1 हुआ है। नो को फॉलो करेंगे और वापस इधर आ जाएंगे। क्या स्टोर के अंदर इधर कंडीशन लगी हुई है, क्या स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है? राइट साइड पे देखो तो यस स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है, तो वापस हम इधर फॉल करेंगे और इधर से आगे बढ़ेंगे। अब इधर से आगे बढ़ने के लिए हमने दोबारा से चेक करना है, दोबारा से हम इधर नीचे आएंगे और दोबारा से कह रहे हैं कि एज कोड स्टोर एरे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू उसको चेक करो कि क्या वो जो इंडेक्स काउंट है, अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई, तो इसके इंडेक्स 2 पे हमें चेक करना है कि क्या वो इक्वल टू कोड है। तो इंडेक्स 2 पे 1532, क्या वो 7686 के इक्वल है जी? नहीं, तो हम नो को फॉलो करेंगे। फिर वो कहते हैं कि अच्छा उसी इंडेक्स को चेक करो क्या वो कहीं खाली तो नहीं है? तो नहीं, तो हम नो को फॉलो करेंगे। और काउंट को इंक्रीमेंट कहता है कर दो, तो काउंट 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा बच्चों टू 3। इसी तरह जब काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा तो दोबारा चेक करेगा कि क्या काउंट 6 से ग्रेटर हो गया? नहीं, काउंट अभी तो 3 हुआ है, तो हम दोबारा से इस नो को फॉलो करते हुए ऐसे ऊपर आ जाएंगे और कहते हैं कि दोबारा चेक करो अब इधर ऊपर आके कि क्या स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है? यस, राइट साइड पे देखें तो स्टोर के अंदर अभी भी फॉल्स ही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो अगर उसके अंदर अभी भी फॉल्स पड़ा हुआ है तो हम यस को फॉलो करते हुए फिर इस तरफ आ जाएंगे। और अब कहते हैं कि इंडेक्स काउंट पे चेक करो इन दी एरे, क्या कोड इसकी इक्वल है? अब इंडेक्स 2 से काउंट 2 से 3 हो गया, तो इंडेक्स 3 पे चेक करेंगे क्या ये टेक्स्ट फेस 7686 के इक्वल है? नहीं, तो हम फिर नो को इन द फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे। फिर कहते हैं कि अच्छा इसी इंडेक्स पे चेक करो कि क्या ये कहीं खाली एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है? नहीं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिटन है, तो हम फिर से नो को फॉलो करेंगे। जब हमने नो को फॉलो कर लिया तो काउंट फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो ये 3 से बचो ऐसे करके 4 हो जाएगा। फिर वो पूछ रहा है कि क्या काउंट 6 से ग्रेटर हुआ है जी? नहीं, तो हमने नो को फॉलो करना है। यानी बेसिकली जो प्रोग्राम उसने लिखा हुआ है उसको बस फॉलो करते जाना है और देयर इज नथिंग मोर। तो अब जब हम दोबारा उसको फॉलो करेंगे तो दोबारा पूछ रहा है हमसे कि क्या स्टोर की वैल्यू फॉल्स है? तो बिल्कुल स्टोर के अंदर अभी भी फॉल्स पड़ा हुआ है, तो फिर हम यस को फॉलो करेंगे। यस कहता है कि अच्छा चेक करो कि दोबारा एरे के अंदर अब नई काउंट की वैल्यू जो है उस इंडेक्स पे देखो क्या वो कोड की इक्वल हुआ है? काउंट नया 4 हो गया, यानी इंडेक्स 4 पे चेक करें तो 63Q8, क्या ये 7686 की इक्वल है? नो, तो फिर नो को फॉलो करेंगे इन द ट्रेस टेबल। अच्छा कहते हैं अच्छा फिर ये चेक करो कि क्या वो इंडेक्स खाली पड़ा हुआ है? नहीं, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है, तो हम फिर नो को फॉलो करेंगे। जब हम नो को फॉलो करेंगे तो काउंट एक दफा फिर से इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। क्या 6 से ग्रेटर हुआ काउंट? नहीं जी, तो फिर नो को फॉलो करेंगे। तो सिंपली मुझे उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है बच्चों। अब जब दोबारा से हम नो को फॉलो करके ऊपर आएंगे तो चेक करेंगे क्या स्टोर में फॉल्स पड़ा हुआ है? यस, उसको अभी तक कहीं चेंज करने की बारी ही नहीं आई, तो यस को फॉलो करेंगे और कहते हैं कि अच्छा अब इस नए इंडेक्स पे देखो क्या काउंट पे पड़ी हुई वैल्यू इक्वल है टू द कोड? तो नया इंडेक्स काउंट इज 5, इंडेक्स 5 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी जो 7686 के इक्वल हो, तो ये नहीं इक्वल नहीं है, नो को फॉलो करेंगे। कहते हैं अच्छा क्या ये इंडेक्स खाली है? अब हम यस को फॉलो करेंगे, यस को हम फॉलो करेंगे क्योंकि इंडेक्स 5 खाली है। यस कहता है कि स्टोर को ट्रू कर दो, तो स्टोर के अंदर अब हम लोग आकर फाइनली लिखेंगे जी ऐसे करके ट्रू। और जब इस स्टोर के अंदर हम ट्रू लिख लेंगे बच्चों, तो आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करना है, कोड के अंदर जो एरे है उस इंडेक्स जो है आपके पास काउंट यानी इंडेक्स 5, उसके अंदर ये कोड स्टोर कर देना। यानी ये कोड जो कि 7686 था वो इस लाइन में जाकर आप स्टोर कर देंगे टू दी ऐसे करके एरे। और फिर कहता है कि काउंट को इंक्रीमेंट करो, तो आफ्टर दैट हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे टू 6। और क्या काउंट 6 से ग्रेटर हुआ? नहीं, अभी तो वो 6 के इक्वल हुआ, तो हम ऊपर जाएंगे
क्या स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है? नहीं जी, स्टोर तो क्या हो चुका था, ट्रू। तो अब हम नो को फॉलो करेंगे और इधर से वापस ऊपर जाएंगे बच्चों, ऐसे। और अब हमारे पास दोबारा कोड इनपुट करने का कह रहा है, तो नेक्स्ट कोड टू इनपुट इज फेस। तो अगली लाइन में आकर हम ऐसे फेस इनपुट करेंगे। अब जब इनपुट कर लिया तो कहते हैं देखो क्या इसकी लेंथ 4 कैरेक्टर्स की इक्वल है? यस, FACE 4 कैरेक्टर्स हैं। तो हम इधर से जब ये 4 कैरेक्टर्स गिनकर हम समझ जाएंगे कि जी बिल्कुल ये 4 कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यस को फॉलो करना है कि यस द कोड इज ऑफ 4 कैरेक्टर्स। तो स्टोर के अंदर कहता है फॉल्स लिख दो। तो हम क्या करेंगे कि जी स्टोर के अंदर जाके फॉल्स लिख देंगे दोबारा से इस फेस के लिए। अब देखेंगे कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। वैसे आपने नोटिस किया होगा, पता है क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे? देख रहे हैं कि जो कोड है क्या वो ऑलरेडी एरे में पड़ा हुआ है? अगर वो ऑलरेडी एरे में नहीं पड़ा हुआ तो उसको जाके वो स्टोर कर रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर ऑलरेडी एरे में पड़ा हो फिर क्या कर रहा है, देखते हैं आगे इसको। कहते हैं काउंट को 1 से इनिशियलाइज करो, तो इसी लाइन में हम काउंट को 1 दे देंगे। आगे जाओ तो कहते हैं कि इज कोड स्टोर, यानी एरे में देखो इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय द काउंट, क्या वो कोड की इक्वल है? एरे इंडेक्स 1 इज ABCD बच्चों, क्या वो फेस की वैल्यू की इक्वल है? नहीं, तो हम नो को फॉलो करेंगे। नो कहते हैं चेक करो कि क्या वो इंडेक्स खाली तो नहीं है? नहीं, उसके अंदर ABCD स्टोर्ड है, तो हम नो को फॉलो करेंगे। फिर कहता है काउंट को इंक्रीमेंट करो, तो काउंट 2 हो जाएगा। क्या काउंट आगे अगर फॉलो करें, कहते हैं इज काउंट ग्रेटर देन 6? बिल्कुल भी नहीं, हम नो को फॉलो करेंगे तो ऊपर जाएंगे। अब जब नो को फॉलो करके हम दोबारा ऊपर आ गए, तो अब दोबारा से इस कंडीशन पे हमने चेक करना है। कंडीशन क्या है कि क्या स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा है? राइट साइड पे देखें तो बिल्कुल स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा है, तो यस को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या अब नए इंडेक्स के अंदर मौजूद वैल्यू कोड की इक्वल है। नया इंडेक्स काउंट इज 2, तो इंडेक्स 2 में 1532 क्या वो फेस की इक्वल है? नहीं, तो हम नो को फॉलो करेंगे। कहते चेक करो क्या वो खाली है? नहीं, वो खाली भी नहीं है, तो हम फिर नो को फॉलो करेंगे। कहते काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, तो 2 से काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा टू 3। कहते क्या काउंट 6 से ग्रेटर हुआ? नहीं, तो हम नो को फॉलो करेंगे। नो पे ऊपर आएंगे, नो दोबारा से देखो काम रिपीट होता जा रहा है। नो कह रहा है कि चेक करो क्या स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है? तो बिल्कुल स्टोर के अंदर फॉल्स ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम यस को फॉलो करेंगे। अब कहते हैं दोबारा चेक करो जो नया काउंट है क्या वो कोड की इक्वल है एरे के अंदर? तो हमारे पास काउंट 3 यानी इंडेक्स 3 पे जाके देखें तो फेस स्टोर्ड है, क्या वो इस कोड की इक्वल है? अब हम फॉलो करेंगे यस जी, हमारे पास दीज वैल्यूज आर इक्वल, तो ऐसे हम यस को फॉलो करेंगे। अब हमने क्या करना है, मैसेज आउटपुट करना है कोड यूज्ड बिफोर। तो हम ऐसे इधर जाके साइड पे आउटपुट वाले खाने में लिख देंगे इधर 3 के केस में कि वो जो मैसेज था इट वाज यूज्ड बिफोर। तो ऐसे मैं लिखूंगा जी, सॉरी, मैसेज नॉट कोड यूज्ड बिफोर, तो इसको हम इरेज करते हैं और इसकी बजाय हम लिखेंगे कि हमारे पास कोड यूज्ड बिफोर, ऐसे करके। और फिर हम ऊपर चले जाएंगे तो दोबारा से इनपुट कोड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कोड टू इनपुट बच्चों इज हमारे पास ये स्पीड का नाम। तो हम स्पीड इनपुट करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे करके, क्योंकि उसने हमें कोड में बताया कि दोबारा से इनपुट कोड करो। तो ये दोबारा से इनपुट कोड करने के लिए हम फ्लो लाइंस को, फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए ऊपर चले गए। अब इस दफा जब कोड इनपुट हुआ तो कहते हैं चेक करो क्या वो 4 कैरेक्टर्स का है? तो ये 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स का है, तो हम नो को फॉलो करेंगे। नो कहता है आउटपुट करो लेंथ मस्ट बी 4, तो हम डायरेक्टली जाकर इसके केस में आउटपुट कर देंगे स्पीड के केस में कि हमारे पास वो जो लेंथ है इट मस्ट बी। अब मेरे पास क्योंकि व्यू छोटा है तो वो टोटल पूरा नहीं आता कभी कभी टेक्स्ट, आपके पास थ्रू पेन आ जाएगा। और वापस जाके अगला कोड इनपुट करना है जी हमने। अब नेक्स्ट कोड आफ्टर स्पीड इज 432u, तो हम इधर डायरेक्टली लिखेंगे हमारे पास 432u ऐसे इनपुट हो गए। और इस पे भी अब दोबारा से यही सारा प्रोसेस अप्लाई होगा। प्रोसेस क्या है कि चेक करो ये 4 कैरेक्टर्स का है, बिल्कुल 4 कैरेक्टर्स हैं। क्या स्टोर के अंदर, स्टोर जो है उसको फॉल्स से प्रोवाइड कर दो, तो स्टोर के अंदर हम ऐसे फॉल्स लिख देंगे बच्चों। फिर कहते हैं कि काउंट को 1 से इनिशियलाइज करो, तो काउंट को हम दोबारा से 1 से इनिशियलाइज कर देंगे।
फिर कहते हैं कि क्या जो एरे है उसके इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय द काउंट पे जाओ, यानी काउंट 1 है तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ और आपने चेक करना है कि आपके पास क्या फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू इक्वल है टू द स्पेसिफाइड कोड या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए एरे के फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है ABCD, क्या वो इक्वल है टू द कोड जो भी हमने एंटर किया 432U? नहीं जी, उसकी इक्वल ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम नो को फॉलो करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हम नो को फॉलो करेंगे, कहते हैं क्या देखो वो एम्प्टी है, नहीं ABCD लिखा हुआ है, तो नो को फॉलो करेंगे और काउंट इंक्रीमेंट होके 1 से 2 हो जाएगा। फिर कहते हैं देखो क्या काउंट 6 से ग्रेटर हुआ, तो वो भी नहीं हुआ, तो दोबारा से हम नो को फॉलो करते हुए ऐसे ऊपर चले जाएंगे। अब आफ्टर फॉलोइंग दिस नो दोबारा से चेक अप्लाई होगा कि स्टोर के अंदर क्या फॉल्स पड़ा हुआ है। तो इधर आप देखें बिल्कुल स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है, तो यस को फॉलो करेंगे। अब यस जो है दोबारा से इसी चक्कर में, देखो दिस इज बेसिकली अ लूप, यस जो है दोबारा से इसी चक्कर में हमें डाल देगा कि इज दैट एरे में पड़ा हुआ नया इंडेक्स पे देखें क्या वो कोड के इक्वल है। तो हमारे पास कोड स्टोर काउंट इज 2, कोड इंडेक्स 2 पे इज 1532, क्या वो 432U के इक्वल है? नहीं। तो वो कहता है अच्छा चेक करो कि कहीं वो खाली तो नहीं है आगे जाके, तो वो खाली भी नहीं है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर थी 1532। तो नो पे हम दोबारा से फॉलो करेंगे काउंट प्लस 1 को, तो काउंट 3 हो जाएगा और देख रहा है कि क्या काउंट 6 को एक्सीड किया, नहीं किया, तो हम वापस नो को फॉलो करेंगे। और क्या स्टोर में अभी भी फॉल्स पड़ा हुआ है, तो राइट साइड पे देखें स्टोर अभी भी फॉल्स है, यस को फॉलो करेंगे। कहते हैं चेक करो अब ये जो नया इंडेक्स है इसके अंदर एरे में जाके देखो क्या वो कोड की इक्वल है। नया इंडेक्स इज 3, तो इंडेक्स 3 में फेस पड़ा हुआ है, 432U इज नॉट इक्वल टू फेस, तो नो को फॉलो करेंगे। नो कहता है कि चेक करो क्या वो इंडेक्स खाली तो नहीं है, नहीं, तो नो को फॉलो करेंगे और काउंट इंक्रीमेंट होके हमारे पास 2 से 3 से इधर 4 हो जाएगा। चेक करेगा कि क्या काउंट ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो वापस नो को फॉलो करते हुए हम ऊपर चले जाएंगे बच्चों। तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। कहते हैं दोबारा चेक करो क्या स्टोर के अंदर फॉल्स पड़ा है, यस बिल्कुल पड़ा है, ये देखिए स्टोर के अंदर इज फॉल्स। चेक करो ये नया इंडेक्स क्या कोड की इक्वल है, नए इंडेक्स इंडेक्स 4 पे 638Q पड़ा है, वो 432U के इक्वल नहीं है, तो नो। चेक कीजिए कि क्या आपके पास कोड स्टोर जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, नहीं वो एम्प्टी भी नहीं है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास 4 से काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी। आफ्टर दैट चेक करेगा कि क्या काउंट ग्रेटर देन 6 हुआ, तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, नो को फॉलो करेंगे। कहता है कि क्या स्टोर में भी फॉल्स है, यस स्टोर में भी फॉल्स है। कहता है चेक करो कि क्या जिस इंडेक्स पे अभी आप देख रहे हो, जैसे इंडेक्स 5 है, क्या उसके अंदर मौजूद वैल्यू इस कोड के इक्वल है। तो इंडेक्स 5 पे याद करो हमने, सॉरी ये इंडेक्स 6 पे लिखा गया है, इसको हमने इंडेक्स 5 पे स्टोर किया था। 7686 जो था वो लास्ट टाइम इंडेक्स 5 पे स्टोर था इस ट्रू के केस में। ये क्योंकि बहुत छोटी छोटी नजर आ रही हैं तो मिक्स हो जाती हैं कभी कभी। इंडेक्स 5 पे 7686 जो कि 432U के इक्वल नहीं है, तो हम नो को फॉलो करेंगे। कहते हैं क्या उस कोड स्टोर के अंदर वो वैल्यू एम्प्टी है, नहीं उसमें 7686 है, नो को फॉलो करेंगे। काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंट 5 से 6 हो जाएगा बच्चों। फिर दोबारा से क्या काउंट 6 से ग्रेटर हुआ, नहीं जी 6 तो 6 से ग्रेटर नहीं है बल्कि इक्वल है, फिर नो को फॉलो करेंगे। और नो को फॉलो करके दोबारा देखो स्टोर में फॉल्स पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। इज नए इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू द कोड, नया इंडेक्स इज 6 और दिस 6 इंडेक्स इज एम्प्टी, इस वक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हमारे पास इक्वल नहीं है ये दोनों। नो को फॉलो करेंगे तो कह रहे क्या वो एम्प्टी है, यस वो एम्प्टी है। तो यस के केस में हम क्या करेंगे जी, स्टोर के अंदर जाते साथ ही हम लिख देंगे ट्रू, क्योंकि उसने कहा है हमें स्टोर के अंदर ट्रू लिख दो। और जो कोड है उसको जाके जो एरे का इंडेक्स काउंट बता रहा है, काउंट इस वक्त 6 बता रहा है, उस इंडेक्स पे जाके इस वैल्यू को लिख दो। तो ये 432U जो है यहाँ पर आपके पास ऐसे इंडेक्स 6 पर लिखी जाएगी जी। आफ्टर दैट कहते हैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। काउंट को इंक्रीमेंट कर दें तो इधर इस साइड पे अगर आप देखें काउंट इंक्रीमेंट होके 6 से 7 हो जाएगा। और क्या अब कंडीशन लगी है कि इज काउंट ग्रेटर देन 6, यस बिल्कुल। आप आगे जाएंगे और आउटपुट करेंगे कोड स्टोर सक्सेसफुल। तो इस केस में हम ऐसे आउटपुट करेंगे कि वो जो कोड स्टोर था वो हमारे पास
फुल हो गया, सॉरी, नॉट सक्सेसफुल, इट इज फुल। तो दिस इज अ कंप्लीट 6 मार्क्स का बच्चों हमारे पास फ्लो चार्ट जी। अच्छा जी, अब अगले पार्ट पे इसके आते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेसेस इन द एल्गोरिदम ऑन पेज 6। तो वो जो एल्गोरिदम हमें गिवन है उसमें प्रोसेसेस क्या हो रहे थे? देखो बच्चों, उसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस हमारे पास हो रहे थे कि यहाँ पे सबसे पहले वो चेक कर रहा था कि इनपुट कोड 4 कैरेक्टर्स का है कि नहीं। दिस वाज सबसे पहला काम जो कि हो रहा था। फिर सेकंड काम हमारे पास क्या हो रहा था, ये चेक कर रहे थे कि क्या वो कोड जो है ऑलरेडी मौजूद है एरे के अंदर के नहीं। अगर वो ऑलरेडी एरे के अंदर मौजूद है तो इट हैज बीन यूज्ड बिफोर। उस केस में हम क्या कर रहे थे, आउटपुट कर रहे थे कोड यूज्ड बिफोर। उसी तरह अगर आपके पास वो एरे के अंदर मौजूद नहीं है तो ये प्रोसेस क्या कर रहा था, अगर एम्प्टी होगी तो ये थर्ड प्रोसेस उसको एरे के अंदर ऐड कर रहा था। और ये फोर्थ प्रोसेस जो था ये 6 तक चल रहा था और उसके बाद जैसे ही कोड स्टोर फुल हो जाता है तो हमारे पास ये पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। तो ये 4 काम टोटल इसके अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम उस एल्गोरिदम को, उस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि इट फर्स्ट चेक्स द लेंथ ऑफ द कोड एंड रिजेक्ट्स एनी कोड, क्योंकि ऐसे ही हुआ था हमारे साथ, and rejects any code that is not 4 characters in length। पहला काम तो ये हो रहा है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, it checks if the code is present in the array। अगर वो ऑलरेडी array में प्रेजेंट है तो हम बताएंगे कि हमारे पास and outputs a message to indicate या to tell the user that the code has been used before। इसी तरह if the code is not present in the array, अगर वो array में present नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, it is added to the array। it is added to the array। और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। कब तक रिपीट हुआ था, जब तक वो कोड स्टोर नहीं फुल हो गया था। तो हम लिखेंगे दिस इज रिपीटेड until the array is full जी। तो दिस इज द प्रोसेस जो कि ऊपर बच्चों कैरी आउट हो रहा था। तो सिंपली उस एल्गोरिदम को आप देखेंगे, आप इस फ्लो चार्ट के जब आप इसका ट्रेस टेबल पूरा ट्रेस करेंगे तो वो इतनी दफा रेपिटेशन हो जाती है कि बंदे को समझ आ जाती है कि काम क्या चल रहा है। ठीक है जी। फिर कहता है कि the algorithm on page 6 requires the array code store to be declared as a one-dimensional array with 6 elements that are initially set to null string। यानी उनके अंदर कुछ भी नहीं है। कहते हैं write pseudocode required to declare and initialize the array code store। You do need to declare any variables used। तो आपने जो जो variables use करने हैं उनको सबको declare करना। अब देखो इतना आसान काम है, 4 मार्क्स। एक एरे को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज करना है। तो हमारे पास हम सिंपली ये करेंगे, ऐसे देखो इसका सूडो कोड लिखेंगे कि मेरे पास डिक्लेयर होगा नेम ऑफ द एरे इज कोड स्टोर एंड दिस इज एन एरे बच्चों। और टोटल इसके एलिमेंट्स कितने थे, ऊपर आपने देखे 1 से लेकर हमारे पास 6 तक टोटल इंडेक्सेस थे जी। और किस तरह की इंफॉर्मेशन थी, टेक्स्ट टाइप की इंफॉर्मेशन थी। तो इसकी डाटा टाइप विल बी स्ट्रिंग जी हमारे पास। अब जब ये एरे डिक्लेयर हो गया तो एरे के 1D एरे के साथ कुछ काम भी करते हैं, मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूं कि एक लूप लगाते हैं। अब एक लूप जो हमारे पास लगेगा वो ऐसे फॉर काउंट करके 1 से लेकर 6 तक जाएगा टू इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स। और उसने कहा यू डू नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल्स यूज्ड। तो ये काउंट हमने यूज किया है, इसको हम लाजमी डिक्लेयर करेंगे इस केस में। तो हमारे पास काउंट डिक्लेयर होगा एज एन इंटीजर बच्चों, ऐसे करके। अब ये 1 से 6 तक क्या होगा कि ये जो एरे है कोड स्टोर, इसके हर एक एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट या हर एक इंडेक्स कौन बताएगा जी, काउंट बताएगा।
हर एक इंडेक्स में आपने ऐसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवानी, और ये फॉर जो है नेक्स्ट होता जाएगा, तब तक नेक्स्ट होता जाएगा जब तक काउंट की वैल्यू 6 तक नहीं पहुंच जाती। तो ये सिंपल सा सूडो कोड इसमें लिखना था, जिसमें एरे को डिक्लेयर करके एम्प्टी स्ट्रिंग से हमने इनिशियलाइज करना था। अगर हम आगे मूव करें तो क्वेश्चन 6 इज अ लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है कि आपके पास x इक्वल्स j और नॉट k नैंड नॉट l। कहता है ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट फॉर द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ईच लॉजिक गेट मस्ट हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट्स, डू नॉट सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। यानी जैसे नजर आ रहा है वैसे आपने इसका लॉजिकल सर्किट बनाना है। और हम ये सीख चुके हैं कि पहले हम ब्रैकेट के कंटेंट्स को बच्चों सॉल्व करते हैं। तो जे जोर नॉट के, यानी ये जे जोर हो रहा है विद क्या जी, नॉट के। इसका मतलब है के से एक इनपुट आएगी हमारे पास जिसके साथ एक नॉट गेट लगा होगा बच्चों, ऐसे करके। और जे से आपके पास एक सादी इनपुट आएगी जो कि इसके नॉट को कनेक्ट कर रही होगी विद अ जोर गेट, और जोर गेट कुछ ऐसे बनता था जी हमारे पास, यूं करके। आफ्टर दैट ये ब्रैकेट जब खत्म हो गई तो हमने क्या करना है, इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को नैंड करना है विद नॉट एल। तो इसका मतलब है कि एल से भी एक इनपुट आ रही है जिसके साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो रही हैं, ये ब्रैकेट और ये जो नॉट एल वाली वैल्यू है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं विद नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनता था, एंड गेट और उसके आगे नॉट वाला सर्कल जी। तो ऐसे करके हमारे पास ये कंप्लीट लॉजिक सर्किट बनेगा बच्चों। अब इसी का कहते हैं कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ऊपर हमने एक्सप्रेशन या लॉजिक सर्किट दोनों में से किसी एक को देख के आपने ट्रूथ टेबल बनाना है जी। अब फॉर दैट हमारे पास एक पेंसिल हम लेते हैं और लेबलिंग करते हैं इन द लॉजिक सर्किट। ये हमारे पास जो नॉट है इसको मैं कह देता हूँ जी ए से आने वाले जवाब। ए कैसे मिलेगा, जब हम के को आउट ऑपोजिट करते जाएंगे। तो हम ए इधर जहां के 0 है वहां इस ए को 1 कहेंगे, जहां के 1 है वहां इस ए को 0 कहेंगे, ऐसे करके। अब आफ्टर दैट ऊपर अगर आप देखें तो जे और नॉट के की जो वैल्यूज हैं वो आपस में कंबाइन हो रही हैं। नॉट के को हमने ए कह दिया, तो ये आपस में जोर से मिल रहे हैं, तो इसको हम चलो बी कह देते हैं। यानी जे और ए का हमने जोर करना है, और जोर करके हमें क्या मिलेगा, बी की वैल्यूज मिलेंगी। तो ऐसे इसको हम बी बना देते हैं। जे और हमने ए को जोर करना है, जोर क्या कहता है, दोनों सेम होंगे तो दोनों सेम होंगे तो 0, ऑपोजिट होंगे तो 1। तो ये J 0 है, A 1 है, दोनों ऑपोजिट हैं तो B 1 होगा, इधर भी B 1 होगा। इधर J भी 0 है और A भी 0 है, दोनों सेम है तो 0। यहाँ पर भी दोनों सेम है तो 0। इधर भी J और A दोनों सेम 1 1 है तो आउटपुट 0। इसी तरह नीचे भी दोनों सेम है, इधर डिफरेंट है और इधर डिफरेंट है, तो ये आउटपुट 1 होगा बच्चों। आफ्टर दैट हमारे पास ये नैंड गेट है जो इस नॉट से फंसा हुआ है, तो इधर सी हम लिख देते हैं जो कि आउटपुट्स हमें देगा ऑफ नॉट एल। तो नॉट एल की आउटपुट जो है हमारे पास, यानी एल को आप ऑपोजिट करते जाएं तो आपके पास वैल्यूज ऑफ सी आती जाएंगी। जहां पे वो 0 है इधर सी 1 हो जाएगा, जहां पे वो 1 है इधर सी 0 हो जाएगा, ऐसे करके बच्चों। और आखिर में आपके पास ये b की वैल्यूज और c की वैल्यूज नैंड होके x का जवाब देंगी। तो नैंड क्या कहता है, मल्टीप्लाई एंड ऑपोजिट। तो b और c को मल्टीप्लाई एंड ऑपोजिट करें तो 1 इंटू 1 इज 1, ऑपोजिट इसका इज 0। इसी तरह 1 इंटू 0 इज 0, इसका ऑपोजिट इज 1। इसी तरह हमारे पास 0 इंटू 1 इज अगेन 0, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, इवन ये भी 1 होगा। ये 1 इंटू 1 इज 1, और इसका ऑपोजिट जो हमारे पास आएगा वो 0 होगा। फिर ये 1 इंटू 0 इज 0, इसका ऑपोजिट हमारे पास 1 होगा। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस सर्किट या ऑफ दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन बच्चों। एंड आखिर में आप क्या करते हैं कि ये पेंसिल से लिखा हुआ कंटेंट इरेज कर देते हैं ताकि आपका जो लॉजिक सर्किट है वो नीट रहे जी। ये बच्चों हमारे पास कंप्लीट एक लॉजिकल गेट्स का सवाल है जी। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। कहते हैं कि database table waterfowl stores some details of a range of birds found in the UK that live on or near water. कहते हैं कि the length and wingspan dimensions are in centimeters and typical lifespan is in years.
तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स की स्पीसीज हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेंथ उनकी क्या है, विंग स्पैन उनका क्या है, कोस्टल हैबिटेट में रहते हैं कि नहीं रहते, एंड लाइफ स्पैन कितने ईयर्स है। ये सब के सब इनसे रिलेटेड दीज आर फील्ड्स बच्चों, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है दीज आर ऑल रोज। तो कहते हैं स्टेट द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन द डाटा बेस टेबल। पर्पस ऑफ द प्राइमरी की क्या होता है जी, हम बहुत दफा इस जवाब को लिख चुके हैं कि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड बच्चों। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइमरी की होती। और हम क्या लिखते थे अगर ये ज्यादा मार्क्स का होता है कि इट कैन नेवर रिपीट एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी जी। इसी तरह आगे बी पार्ट में कहता है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ऑफ द गिवन डाटा टाइप्स टू आइडेंटिफाई वन फील्ड फ्रॉम द टेबल वाटरफाउल दैट इज मोस्ट लाइकली टू यूज इट। तो आपने डाटा टाइप्स उसने लिख दिए हैं, कहते हैं ऊपर से इंफॉर्मेशन बताइए कौन कौन सी इस टाइप की हो सकती है। बूलियन यानी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज, तो वो सिर्फ हमारे पास कोस्टल हैबिटेट की, तो हम यहाँ पे बूलियन वैल्यूज लिखेंगे ऐसे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल इज कोस्टल हैबिटेट बच्चों। इसी तरह इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन यानी होल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ लाइफ स्पैन होल नंबर्स में आप देखिए, तो इंटीजर हम इधर ऐसे लिखेंगे एज लाइफ स्पैन बच्चों। फिर रियल यानी आपके पास वैल्यूज इन डेसिमल्स क्या होंगी, तो वो लेंथ भी देखो डेसिमल में है, विंग स्पैन भी डेसिमल में है, इनमें से कोई एक वेरिएबल आप लिख दें या लेंथ लिख दें या विंग स्पैन लिख दें तो यू गेट द मार्क। फिर टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो इधर आप देखें स्पीसीज और फैमिली दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो स्पीसीज या फैमिली में से कोई भी एक वैल्यू आप नाम ऑफ ऐसे लिख दें फील्ड का, तो वो हमारे पास करेक्ट कंसिडर होगी बच्चों। ऐसे चार हमारे पास पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किए। फिर सी पार्ट कहता है कि आपको कहते हैं गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट दी हुई है वो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय वाली। सिलेक्ट बताता है कि आउटपुट क्या क्या करना है, फ्रॉम बताता है किस टेबल से करना है, वेयर बताता है कंडीशन क्या थी, और ऑर्डर बाय बताता है जी हमारे पास कि किस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस चीज के ऑर्डर में हमें उसको प्लेस करना है। तो सिलेक्ट करना है, आउटपुट करना है स्पीसीज को, लेंथ को और विंग स्पैन को। वाटरफॉल इज द टेबल, और कहाँ किस किस के स्पीसीज, लेंथ और विंग स्पैन को आउटपुट करना है, जहां जहां फैमिली स्वान नजर आए जी। ऊपर जाके बच्चों टेबल से देखेंगे फैमिली स्वान कहाँ कहाँ है, उसको जरा हाईलाइट करते हैं। हमारे पास इधर इफ वी सी, तो पहले दिस इज द स्वान की फैमिली का बर्ड। इसी तरह नीचे हमारे पास दिस इज अनदर स्वान की फैमिली का पूरा बर्ड, और इसके अलावा मेरे पास ये आखिरी जी, दिस लास्ट इज द स्वान की फैमिली का पूरा बर्ड। अब ये तीन स्वान फैमिली के बर्ड्स हैं, तो इनसे इंफॉर्मेशन शो करनी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या शो करनी है वो सिलेक्ट बताएगा कि सिर्फ स्पीसीज बताने हैं, लेंथ बताना है और विंग स्पैन बताना है। तो पहले हम जाकर देखते हैं, हमारे पास पहला स्वान इज बीविक्स स्वान, और उसकी जो हमारे पास लेंथ है इज 120.2 एंड उसका लाइफ स्पैन इज 8। लाइफ स्पैन बताना था, विंग स्पैन बताना था उसका। हमारे पास लेंथ इज 120.2 एंड जो विंग स्पैन है इट इज 190.5। तो हम ऐसे तीनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देंगे जी। मेरे पास ये विविक्स स्वान आएगा, और इसका जो हमारे पास लेंथ ऊपर मेंशन थी इट वाज 120.2, और इसी का जो विंग स्पैन हमारे पास ऊपर मेंशन था इट वाज 190.5 जी। तो ये तीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पहले स्वान से रिलेटेड, फिर क्योंकि सब स्वान्स का हमने बताना है। और अच्छा इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो लाइफ स्पैन को देख के उसके हिसाब से ऑर्डर करनी है। अच्छा लाइफ स्पैन्स को अगर हम कंपेयर करें, तो बिविक्स स्वान स्वान जो है इसकी 8 इयर्स की लाइफ स्पैन है, ये आखिरी वूपर स्वान है इसका 9 इयर्स है, एंड ये म्यूट स्वान का 10 इयर्स है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने इसको लिखना है, फिर हमने इसको लिखना है, फिर हमने इसको लिखना है, क्योंकि लाइफ स्पैन के हिसाब से इसको ऑर्डर करना है हमने। तो असेंडिंग ऑर्डर में 8 इयर्स ये है, 9 इयर्स ये है, 10 इयर्स ये है।
ऑर्डर बाय की क्वेरी होती ही इसलिए बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये आखिरी वाला वूपर स्वान आएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे ऐसे WHOOPER, द वूपर स्वान। इसका जो हमारे पास ऊपर से लेंथ और विंग स्पैन देखें तो इट इज 150 एंड 230। तो हम यहाँ पर जैसे ऊपर इंफॉर्मेशन लिखिए वैसे ही लिखेंगे कि ये आउटपुट होगा 150.0 एंड ये आउटपुट होगा 230.0। एंड थर्ड स्वान हमारे पास इज म्यूट स्वान विद 150 एंड 220.2 का विंग स्पैन। तो हम थर्ड लिखेंगे, थर्ड इज द म्यूट स्वान, और इसका लेंथ जो है इट इज 150.0 और इसका विंग स्पैन इज 220.2 जो ऊपर बच्चों लिखा हुआ था। तो दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द गिवन एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अब डी पार्ट में कहता है कि कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट। एक अब इसने डिफरेंट स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करने को कह दिया है। ये क्या करेगी, ओनली द स्पीसीज, फैमिली एंड लाइफ स्पैन लिस्ट करेगी, आउटपुट करेगी of all waterfall whose typical lifespan is at least 10 years sorted in the order of species। तो आपने स्पीसीज को आउटपुट करना है, आपने फैमिली को आउटपुट करना है और आपने लाइफ स्पैन को आउटपुट करना है। तो जिस जिस चीज को आउटपुट करना होता है वो सिलेक्ट की क्वेरी के साथ आती है, और इन सब का इनिशियल कैपिटल है तो ऊपर से नाम देख लीजिएगा बिफोर राइटिंग इट। तो हमारे पास स्पीसीज का एस कैपिटल है जी ऊपर, फिर कॉमा फैमिली का एफ कैपिटल है ऊपर से, एंड थर्ड हमारे पास इज द लाइफ स्पैन, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि ये तीनों इंफॉर्मेशन दिखानी है। कहाँ से इंफॉर्मेशन दिखानी है, फ्रॉम द टेबल वाटरफॉल हमारे पास बच्चों। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे दिस इज सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, और इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है टेबल वाटरफॉल से, और इसके बाद फ्रॉम के बाद वेयर की क्वेरी आती है जी। वेयर की क्वेरी के अंदर वी राइट हमारे पास वो टोटल जो भी उसने कहा था कि लाइफ स्पैन इज एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स या उससे ज्यादा लाइफ स्पैन होना चाहिए। तो ये वैल्यू ऑफ द लाइफ स्पैन जो कि लिखी हुई है इट शुड बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 10 ईयर्स। और सॉर्टेड इन द ऑर्डर ऑफ स्पीसीज का मतलब है कि आप ऑर्डर बाय करेंगे ऐसे, ऑर्डर बाय स्पीसीज, और इन्हीं स्पीसीज को देख के डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम साथ क्या लिखते जी, DESC लिखते बच्चों। लेकिन ये नॉर्मली इसको ऐसे रखना है। तो दिस इज हमारे पास द कंप्लीट आउटपुट जी। ठीक है जी, आगे इफ वी मूव ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द 15 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों हमारे पास। अच्छा जी, इसमें कहता है कि अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द फेयरनेस ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर। अच्छा देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं हर पेपर में ये स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ कि हाउ टू सॉल्व अ 15 मार्कर। टोटल 3 चीजें आपको करनी होती हैं, सारे के सारे इनपुट्स, सारे के सारे प्रोसेस और आउटपुट्स, इन चीजों को आपको स्पेसिफाई करना होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि इनपुट्स नहीं होती तो आप सिर्फ प्रोसेस और आउटपुट्स देखते हैं, और जितने भी प्रोसेस होते हैं उसने आपको लेआउट किए होते हैं इन बुलेट पॉइंट्स। तो एक एक बुलेट पॉइंट को, काम को सिंपल रखते हैं, एक एक बुलेट पॉइंट को जो उसने हमें दिए होते हैं ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ये प्रोसेस आपने करने हैं, वो एक एक बुलेट पॉइंट को हम इंडिविजुअली देख के परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर इस सवाल को पढ़ें तो कहता है अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द फेयरनेस ऑफ द रैंडम नंबर जनरेटर। कहता है कि द वन डायमेंशनल एरे, एक एरे है रैंडम नंबर, इट इज यूज्ड टू स्टोर 100,000 रैंडम इंटीजर्स। अब देखो ये चीजें सिर्फ आप टेक्स्ट में 10 दफा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएंगी। तो जब एरेज का जिक्र होता है तो साइड पे एक जल्दी से करके एक एरे का टेबल सा बना लिया करो, ऐसे करके एक लिस्ट सी बना लिया करो जिसमें आप विजुअलाइज कर सको उसकी बातों को, कि हमारे पास ये एक ऐसी एरे होगी जिसमें यू हैव 1D एरे है, और इंडेक्स 1 2 से लेकर चलते 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 यू विल हैव एन इंडेक्स जो कि 100,000 की इक्वल होगा, और इसमें ये रैंडम इंटीजर स्टोर करेगा। ठीक है, 100,000, 1 लाख रैंडम इंटीजर्स। फिर कहते हैं कि दूसरा आपके पास आगे कहता है कि एक और एरे इस्तेमाल हो रही है, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स दो चीजें होंगी। अब कॉलम्स कितने होंगे ये हमने देखना है। उसका नाम इज काउंटेड नंबर, इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर्स 1 to 10।
inclusive and the frequency of each integer, यानी the number of time each integer was generated. तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ दो चीजें स्टोर हो रही हैं, एक the integer itself, दूसरा the number of times the integer was generated. तो 2D array बच्चों आपके पास ऐसे एक टेबल होता है पूरा, और इसके अंदर क्या स्टोर्ड होगा आपके पास, कहते हैं एक इंडेक्स पे स्टोर होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 करते करते वो नंबर्स जो कि जनरेट हो रहे हैं 1 से 10 के बीच में। दूसरा हमारे पास जैसे 1 हो सकता है 500 टाइम्स आया हो, 2 हो सकता है 1000 टाइम्स आया हो। तो आपके पास हर एक कॉलम और ऐसे करके हर एक रो के अंदर वो नंबर स्टोर कर रहा है, और कॉलम के अंदर पहले कॉलम के अंदर उस नंबर को और दूसरे कॉलम के अंदर वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है उसको। जैसे ये 100,000 रैंडम नंबर जनरेट होंगे तो हो सकता है ये 1 हो, ये 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, करते करते ये 3 हो, ये 9 हो, ये भी 9 हो, ये 10 हो। तो ऐसे कितनी दफा हर नंबर रिपीट हुआ वो हम इस 2D एरे में स्टोर कर रहे हैं, जिसकी सिर्फ टोटल 10 वैल्यू स्टोर होनी, यानी 1 से 10 तक ये सारे नंबर्स कितनी कितनी दफा रिपीट हुए इस 100,000 इंडेसेस की एरे में बचो। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन जब आप ऐसे बनाते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं, तो आपको और बेहतर समझ आती है। तो आगे अगर हम देखें, कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है, जनरेट करना है 100,000 टाइम्स रैंडम इंटीजर्स को बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव। ठीक है। कहते हैं स्टोर ईच इंटीजर इन द अप्रोप्रिएट एरे। एक अप्रोप्रिएट एरे मतलब वो जो रैंडम नंबर जनरेटेड की एरे है 100,000 वाली, उसमें स्टोर करना है। और फिर कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑफ द इंटीजर्स 1 to 10, और आपके पास स्टोर करो इस फ्रीक्वेंसी को इन द अप्रोप्रिएट एरे। तो अप्रोप्रिएट एरे टू स्टोर या टू जनरेट द 100,000 इंटीजर्स इज कॉल्ड द रैंडम नंबर की एरे। ये लेबलिंग्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसी तरह यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट होकर स्टोर होगा वो हमारे पास 2D एरे काउंटेड नंबर के अंदर बच्चों स्टोर होगा जी। अब इस 2D एरे ने सब काउंट्स करने हैं और काउंटिंग करके स्टोर करने हैं, तो इसकी इनिशियलाइजेशन भी जरूरी है। फिर ये एक एक करके हम पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, फिर एक एक करके पॉइंट्स को अचीव करते हैं। कहते हैं सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ द काउंटेड नंबर एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग के लिए हम हमेशा यूज करते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, जो कि आपको जबानी याद नहीं होना चाहिए ओ लेवल्स में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। कहते हैं कैलकुलेट द चांस ऑफ जनरेटिंग ऑफ ईच ऑफ इंटीजर्स 1 to 10 राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने क्या करना है कि जी परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट चांस है ऑफ ईच नंबर बीइंग जनरेटेड उन 10 नंबर्स के अंदर से। फिर फॉर्मूला भी उसने बता दिया है कि जितनी दफा वो नंबर रिपीट हुआ उसको 100,000 से डिवाइड कर दो तो आपको उसका चांस पता चल जाएगा। फिर कहते हैं आउटपुट ईच ऑफ द इंटीजर्स 1 to 10 इन द ऑर्डर दे आर स्टोर्ड इन द काउंटेड नंबर एरे along with the chance of generating them। ये 1 को जनरेट करने का कितना चांस है, 2 को जनरेट करने का कितना चांस है, तो वो चांस भी हमने आउटपुट करते जाना। कहते द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स 2D एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। और हमने काम किस ऑर्डर में करना है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग का फर्क सिर्फ इतना सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर चेक करता है कि आपके पास हर वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए देन द प्रीवियस वैल्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर इसी काम को ऑपोजिट कर देता है कि वो लेसर होनी चाहिए, बस इतना डिफरेंस होता है। और ये उसने आपको एक बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम दिखाया है। फिर कहता है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स। कमेंट्स लाजमी ऐड करने हैं टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ये कमेंट्स जो है ये एग्जामिनर को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं ऑल एरेज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूज्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस एल्गोरिथम। सब कुछ डिक्लेयर करना है। ऑल इनपुट्स आउटपुट्स मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस। तो आपने सूटेबल प्रॉम्प्ट्स भी देने हैं जी। तो सबसे पहला काम जो उसने हमें बोला है, हमें डिक्लेरेशन करना है, तो हम इधर कमेंट्स ऐसे ऐड करेंगे पहले कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एरेज, ऐसे करके बच्चों। अब जो दो एरेज उसने बताई हैं उसमें एक एरे इज ऑफ 100,000 एलिमेंट्स, दूसरी एरे इज ऑफ आपके पास 2D एरे है 10 एलिमेंट्स 10 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। रैंडम नंबर और काउंटेड नंबर दोनों एरेज का नाम है।
तो एक एरे हम जनरेट करेंगे ऐसे, डिक्लेयर रैंडम नंबर की एरे, और इसको हम ऐसे एज एन एरे डिक्लेयर करेंगे, और इसके जो इंडेसेस बच्चों हम बताएंगे वो 1 से लेकर ये 100,000 होंगे। और ये डाटा टाइप क्या होगी, इंटेजर्स जनरेट करने हैं, तो ये हमारे पास ऑफ इंटेजर डाटा टाइप वेरिएबल होगा जी। और इसी तरह दूसरी एरे इज काउंटेड नंबर की एरे, तो हम डिक्लेयर करेंगे एरे का नाम एज काउंटेड नंबर, और इसको भी हम एज एन एरे ही डिक्लेयर करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ 1D एरे, बल्कि दिस इज अ 2D एरे। तो इसमें हम रोज, उसने हमें बताया 10 टोटल रोज हैं जो कि 1 से 10 तक नंबर स्टोर करेंगी, और 2 टोटल कॉलम्स हैं जो कि बताएंगे कि आपके पास पहले में नंबर आएगा, दूसरे कॉलम में हमारे पास वो नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हुआ है वो आएगा। तो ये इसकी भी जो डाटा टाइप है वो भी हमारे पास इंटेजर ही है बच्चों। अच्छा, बाकी कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे वो शुरू में बंदे को आइडिया नहीं होता, तो आप ऐसे 4-5 लाइंस छोड़ के उसके बाद से काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 2D एरे है, इसने बच्चों काउंट स्टोर करने, तो काउंटिंग जब भी होती है काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, तो हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और इधर दिस इज अ 2D एरे, तो हमने क्या करना है कि हमने इनिशियलाइजेशन करनी है ऑफ वैल्यूज। और काउंटिंग वो स्पेसिफिकली किस वैल्यू में स्टोर कर रहा है, हमारे पास दूसरे कॉलम में स्टोर कर रहा है। तो हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास फॉर लूप एक चलेगा, दिस इज जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। इधर हम कमेंट्स ऐड करेंगे, इनिशियलाइजिंग द 2D एरे, और वो हमारे पास कैसे इनिशियलाइज होगी, काउंट 1 से लेकर 10 तक जाएगा, ताकि हर रो की वैल्यू सेट हो। और हर रो के अंदर हम लोगों ने 2 ही कॉलम्स है तो दूसरा लूप लगाने की जरूरत नहीं है। हर रो के अंदर हमने क्या करना है कि वो जो काउंटेड नंबर्स की एरे है जी, उसके अंदर जो हमारे पास रो नंबर है, रो नंबर कौन सा वेरिएबल बताएगा, ये काउंट बताएगा। जब काउंट 1 होगा रो 1, जब काउंट 2 होगा रो 2। और कॉलम 1 जो है उसके अंदर हमारे पास वो नंबर स्टोर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो भी कौन स्टोर कर रहा है, ये काउंट ही स्टोर कर रहा है, क्योंकि देखो 2 कॉलम्स है ना, ऊपर जाके हमने वो जो रफ ड्रॉ किया था, ये 2 कॉलम्स है। पहला कॉलम जो है वो सब का सब ये वैल्यू स्टोर कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो फॉर लूप है वो भी ऐसे ही चल रहा है, काउंट को ऐसे ही चला रहा है, तो हमने इसीलिए काउंट की वैल्यू हर एक देखो कॉरेस्पॉन्डिंग रो नंबर के अंदर वही वैल्यू जो उस रो की वैल्यू है वो स्टोर किया। तो इसीलिए ये काउंट 2 दफा आया कि उसने हमें रो नंबर भी बताया, और जो रो नंबर है वही नंबर पहले कॉलम में भी स्टोर करेंगे। और जो दूसरा कॉलम है वो स्टोर कर रहा है जी काउंट, काउंट स्टोर कर रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स हर एक वैल्यू रिपीट हुई। तो ये जो कॉमा 2 है सेकंड कॉलम, शुरू में हमने गिनती नहीं की कि कितनी दफा 1 रिपीट हुआ, कितनी दफा 2 रिपीट हुआ, तो ये सब 0 से इनिशियलाइज होगा। और ये लूप जो है ये वो नेक्स्ट काउंट करता रहेगा ताकि हर एक वैल्यू आगे बढ़ती जाए। नाउ इस फॉर लूप के साथ ये हमने काउंट का वेरिएबल इस्तेमाल किया है जी, तो इस काउंट को भी ऊपर बच्चों डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं, डिक्लेरेशन सारी हम करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, उसने हमें बोला बुलेट पॉइंट्स को अगर फॉलो करें, जनरेट 100,000 रैंडम इंटीजर्स बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव, एंड स्टोर ईच इंटीजर इन द एरे। एरे कौन सी अप्रोप्रिएट रैंडम नंबर की एरे है जी। तो हम अब एक और कमेंट ऐड करेंगे कि generating and storing random numbers in the array। अब ये याद रखिएगा कि आपके पास 100,000 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि इस 1D एरे के लिए जो काउंट हम चलाएंगे वो बच्चों 1 से लेकर, क्योंकि वो वेरिएबल है तो दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर ऐसे 100,000 टाइम्स तक चलेगा। और इसने 100,000 टाइम्स तक चल के क्या करना है, इस जो एरे थी हमारे पास रैंडम नंबर था कि रैंडम इंटीजर था, चेक कर लेते हैं, रैंडम नंबर नाम था। ये जो रैंडम नंबर नामी एरे है इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। इंडेक्स कौन बताएगा, हर दफा काउंट बताएगा। इसके अंदर स्टोर क्या करना है, हमने एक नंबर जनरेट करना है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए याद करो हम क्या करते थे, इस
मेथड मॉड्यूल रैंडम को इस्तेमाल किया करते थे, ये हमने नोट्स में लिखा था, रैंडम, राउंड, इस तरह के सारे इंट। और इसको हम क्या करते हैं बच्चों, ये वैल्यू 0 से लेकर स्पेसिफाइड वैल्यू तक स्टोर करता है। तो अगर हम इसको एज 10 प्रोवाइड कर देते हैं तो ये 0 से 10 तक नंबर्स जनरेट करेगा, हमें 1 से 10 तक नंबर्स चाहिए। तो जब ऐसा केस हो तो हम क्या करते हैं कि इधर 10 की बजाय 9 लिखते हैं, ये 0 से लेकर 9 तक नंबर्स जनरेट करेगा। और हम क्या करेंगे, इसको 1 से 10 तक जनरेट करवाने के लिए +1 कर देंगे, कि अगर 0 जनरेट हुआ रैंडमली तो उसको +1 करके 1 कर दो, एंड सो ऑन करते करते अगर 9 जनरेट हुआ तो उसको +1 करके 10 कर दो। तो ये 0 से 9 की बजाय अब 1 से 10 तक सारे के सारे नंबर्स जनरेट करेगा। और ये हमारे पास लूप जो है ये नेक्स्ट काउंट होता जाएगा। इससे हमने पहला बुलेट पॉइंट अचीव कर लिया, जिसमें हमने 100,000 रैंडम नंबर्स को जनरेट करके बच्चों स्टोर किया इन आर 1D एरे। तो ये हमारे पास ऐसे पहला बुलेट पॉइंट इज कंप्लीट। बाकी सबको जरा मैं क्लियर करता हूँ, साथ साथ उसको हम ग्रीन करते जाएंगे जो कि हमारे पास क्लियर होता जा। पहला बुलेट पॉइंट था कि जनरेट करना है रैंडम नंबर्स को और स्टोर करना है सेकंड बुलेट पॉइंट इन द अप्रोप्रिएट एरे, तो ये दोनों हमने अचीव कर ली। अब थर्ड पॉइंट कहते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ टाइम्स ईच ऑफ द इंटीजर्स 1 to 10 अकर कर रहे हैं, और स्टोर करना है इन वैल्यूज को टू द अप्रोप्रिएट एरे। तो फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर, उसको स्टोर करने के लिए हम सेकंड एरे का इस्तेमाल कर रहे थे, एंड दैट इज बच्चों अ 2D एरे। तो यानी हमने 10 टाइम्स टोटल गिनती करनी है, कि 1 के लिए टोटल गिनती, 2 के लिए टोटल गिनती, 3 के लिए टोटल गिनती, हर नंबर के लिए उसने हमें बोला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक और कमेंट ऐड करेंगे, कि अब हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू इज रिपीटेड, ऐसे करके। एंड फॉर दिस हम अब एक लूप लगाएंगे जिसने काउंट करना है 10 वैल्यूज को। तो फॉर काउंट जो है उसको हम कहते हैं, हमारे पास ऐसे चलेगा जी 1 से लेकर 10 तक। और इसने क्या करना है, काउंटिंग करनी है। अब इसने काउंटिंग कितने नंबर्स में से करनी है ये भी देखें। हमने कैसे हम चेक करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू इज 1, तो 1 कितनी दफा रिपीट हो रहा है 100,000 में से, उन सारे के सारों को जाके चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 100,000 टाइम्स इफ स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, बल्कि एक इनर लूप लगाऊंगा जिसको मैं आई कह देता हूं, जो कि 1 से लेकर 100,000 टाइम्स तक चलेगा बच्चों। और हम देखेंगे कि क्या एक एक नंबर जो है वो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 1 लाख नंबर्स में से चेक करना है कि हर नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास, इसको जरा एक डिफरेंट पेन से लिखता हूं ताकि थोड़ा डिफरेंट नजर आए। अगर हमारे पास रैंडम नंबर की एरे को चेक किया जाए, और रैंडम नंबर की एरे में कितने टोटल इंडेक्सेस हैं, 1 लाख, तो इंडेक्स आई से उसको हम मिलाएंगे। अगर उसको चेक किया जाए और वो इक्वल हो टू द नंबर स्टोर्ड इन दी ऊपर वाली एरे 2D एरे, क्योंकि 2D एरे क्या कर रही है, 1 स्टोर कर रही है, 2 स्टोर कर रही है, 3 स्टोर कर रही है। तो हम देखेंगे जो कि इस एरे के अंदर नंबर है, क्या वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर की इक्वल है। अगर वो इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में उसके काउंट को बढ़ा देंगे। इसी तरह दूसरा नंबर भी देखेंगे क्या वो उसकी इक्वल है, अगर नहीं है तो काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, अगर हुआ तो बढ़ा देंगे। जब 2 की बारी आएगी तो इसी तरह 2 के लिए भी ये सारे नंबर जो हैं 2 से मैच होंगे, एंड एवरी टाइम जब वो 2 से मैच होते जाएंगे तो हम 2 का काउंट +1 करते जाएंगे बच्चों। तो एग्जैक्ट काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर उस 1 लाख नंबर्स में से वो हर इंडेक्स पे नंबर को उठाकर देखा जाए और वो हमारे पास इक्वल हो टू दी 2D एरे, जो कि काउंटेड नंबर की एरे है, उसकी टोटल कितनी रोज हैं, 10 रोज हैं, तो ये आउटर लूप उसकी रोज बताएगा विद द इंडेक्स काउंट। और किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यूज किस कॉलम में स्टोर्ड हैं जी, कॉलम 1 में या 2 में। कॉलम 1 में सब वैल्यू स्टोर्ड है, वो 1 2 3 4 5 6। कॉलम 2 में तो नंबर ऑफ टाइम्स जितने वो रिपीट हो रहे हैं वो स्टोर्ड है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है हम काउंट बढ़ाएंगे जी। काउंट किस चीज का बढ़ाएंगे, इनिशियलाइजेशन के वक्त भी हम काउंटिंग कहाँ स्टोर कर रहे थे, सेकंड कॉलम में बच्चों। तो हम इधर आकर वो काउंट को बढ़ाएंगे। काउंट किस चीज का बढ़ेगा, ये जो काउंटेड नंबर की एरे है
इसका रो तो हमें वो काउंट ही बताएगा और कॉलम जो है वो 2 अब हम अपडेट करेंगे क्योंकि कॉलम 2 में वो नंबर ऑफ टाइम्स वो नंबर जितनी दफा रिपीट हो रहा है वो स्टोर होगा। ये कैसे अपडेट होगा कि इसके अंदर बच्चों पहले जो कुछ भी पड़ा है, यानी इसको मैं दोबारा पूरा लिखूंगा काउंट कॉमा 2 करके, इसके अंदर पहले जो कुछ भी पड़ा हुआ उसमें 1 ऐड करें। ये हम अगर आपको याद हो, ये क्योंकि एरे है तो इसमें ऐसे करना पड़ रहा है। यूजुअली काउंटिंग कैसे होती है, काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। तो अब इसी काउंट को हमने क्या किया हुआ है कि स्टोर किया हुआ है इन दिस एरे, तो इसीलिए हमें ऐसे पूरी एरे को लिखना पड़ रहा है जी। ठीक है, तो ये काउंट हमारे पास अपडेट होता जाएगा और इफ जो है हमारे पास उसको हम इधर एंड इफ करेंगे ताकि ये बार बार उस नंबर को चेक करे और आगे बढ़ता जाए। और ये जो फॉर है हर 1,00,000 में से हर नंबर के लिए आगे जाता जाएगा कि जी अगला कौन सा नंबर आया, रेपिटेशन हुई कि नहीं हुई। और ये जो नेक्स्ट काउंट है ये बढ़ता जाएगा उन 10 नंबर्स को बार बार देखने के लिए। तो दिस इज द सेकेंड बुलेट पॉइंट जिसमें उसने हमें कहा था कि हमने क्या करना है, थर्ड बुलेट पॉइंट सॉरी, कैलकुलेट करनी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10 और स्टोर कर देना उसको इन द अप्रोप्रिएट एरे। तो ये देखो एक एक करके आई एम अचीविंग द बुलेट पॉइंट्स बच्चों, वो दिए ही इसने इसीलिए बुलेट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या कहता है कि सॉर्ट करो कंटेंट्स ऑफ द काउंटेड नंबर एरे, जिसमें टोटल कितने कंटेंट्स हैं, 10 टोटल रोज हैं, तो उसको सॉर्ट करो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने आपको बबल सॉर्ट का प्रोग्राम भेजा हुआ है, उसी को आपने इस्तेमाल करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। तो इसके लिए भी वी विल ऐड अ कमेंट कि हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं कंटेंट्स ऑफ द 2D एरे की, कंटेंट्स ऑफ द 2D एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों, ऐसे। अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना था, हाँ जी। अब हमने क्या करना है, आगे सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग के लिए आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वी यूज अ बूलियन वेरिएबल जो कि बताता है सॉर्टिंग की जरूरत है कि नहीं। और वो मेन कॉन्सेप्ट फॉर सॉर्टिंग वाज स्वैप, जो कि शुरू में हम उसको ट्रू करके चलते हैं ताकि एक दफा तो लाजमी चेक हो कि कोई सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है जी। और हम कहते हैं कि जब तक हमारे पास दिस स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, तब तक हमने इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी स्वैप इक्वल टू ट्रू के अलावा। अब इस फ्लो चार्ट, इस कोड में अगर आप देखें तो इसमें उसने वो टॉप वॉप का वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो हम भी यहाँ पे चाहें तो इट इज टोटली अप टू अस, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और सिंपल काम है, उसने वो बार बार अगर एक सॉर्ट नंबर सॉर्ट हो गया तो हम उसमें उसको चेक नहीं करते थे, इसमें वो चेक करेगा। लेकिन क्योंकि उसने हमें ऐसे दिया हुआ है तो हम एग्जैक्ट इसी के पूरे मेथड को फॉलो करेंगे। बबल सॉर्ट खुद से लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ये पूरा उसने बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपको दिया हुआ है, इसी को आप फॉलो करेंगे। तो उसने एफ कहा हुआ है, हमने इधर स्वैप कह दिया। ठीक है, उसने कहा है कि जी वाइल एफ यानी एफ ट्रू है तब तक क्या करो, तो हमने भी कहा कि वाइल स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, तो तब तक आपने सॉर्टिंग करनी है, यानी जो ऊपर उसने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी को आपने कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, एंटर करते साथ ही उसने भी ऊपर ऐसे ही बताया कि स्वैप को फॉल्स कर देंगे। और जब स्वैप फॉल्स हो गया तो अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जो कि देखो आपके पास टोटल ये 10 वैल्यूज हैं जिनको सॉर्ट करना है बच्चों। तो वो i और i प्लस 1 का जो कंपैरिजन है वो i 9 तक होगा तो i प्लस 1 10 जाएगा। अगर i 10 तक चला गया तो i प्लस 1 11 जाके प्रॉब्लम करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर लूप चलेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 1 से लेकर 10 तक नहीं बल्कि उस एक कम वैल्यू तक चलेगा, ताकि आप वो इंडेक्स रो 9 पे जाएं और वो प्लस 1 करके 10 से कंपैरिजन करें। तो हमारे पास ये फॉर लूप 1 से 9 तक जाएगा जी। और इसने क्या करना है, सिंपली हमारे पास कंपैरिजंस करने। असेंडिंग ऑर्डर में थे तो आप क्या कर रहे थे, ग्रेटर के लिए चेक कर रहे थे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, ये जहन में डाल के रख लो कि हम अब सिर्फ स्मॉलर वैल्यूज के लिए चेक अप्लाई करेंगे, बाकी कोड एग्जैक्टली सेम होगा बच्चों। तो हमारे पास इधर मैं ऐसे करूंगा कि इफ
हमारे पास एरेज के अंदर मौजूद वैल्यूज, अब वो जो एरे जिसके अंदर हमने सॉर्टिंग करनी है वो काउंटेड नंबर वाली एरे थी, और काउंटेड जो सॉर्टिंग थी वो किस हिसाब से करनी थी हमने, बाय द ऊपर जाके अगर हम देखें तो सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो सबसे पहले आएगा और फिर करते करते बाकी नंबर्स आएंगे। फ्रीक्वेंसी इज स्टोर्ड इन कॉलम 2 ऑफ द 2D एरे। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास काउंटेड नंबर्स की एरे के अंदर मौजूद बच्चों जो रो नंबर है वो काउंट बताएगा, उस रो नंबर के अंदर कॉलम 2 के अंदर जो काउंट पड़ा हुआ है, अगर इट इज वो जो फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है, अगर इट इज लेस देन द दूसरे की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, अगली रो कैसे पता चलेगी, काउंट प्लस वन करके बच्चों। और काउंट प्लस वन यानी अगली रो में भी कौन सा कॉलम चेक करना है, कॉलम 2 ही चेक करना है। तो अगर वो लेसर होगी इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में लेसर वैल्यू को आगे जाना चाहिए। तो स्वैपिंग के लिए हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो ऊपर इसने हमें दिया हुआ है। ऐसे हमारे पास T1 T2 वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं और इनको वो वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देन के केस में जाकर वो स्वैपिंग करेंगे जी। स्वैपिंग कैसे होगी, ऊपर उसने ये इस्तेमाल किए हैं तो मैं भी T1 और T2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे इस लाइन से नीचे आप राइटिंग नहीं करेंगे, मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कंटिन्यूएशन रहे, आपको नजर आता रहे, तो इसीलिए लिख रहा हूँ। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जी। T1 को और T2 को क्या असाइन होगा जी, T1 को असाइन होगा क्योंकि दोनों चीजों को उठा के हमें आगे लेकर जाना है। तो T1 को हम असाइन कर देंगे पहले कॉलम की वैल्यू, यानी ये जो काउंट नंबर का इंडेक्स है इसको हम कहेंगे कि जो भी रो चल रही है उसमें से पहला कॉलम उठाओ और T1 को पास कर दो। इसी तरह इसी को हम बताएंगे कि हमारे पास इसी एरे के अंदर से, क्योंकि दो कॉलम्स हैं, सेम रो में से दूसरा कॉलम उठाओ और T2 को पास कर दो ताकि दोनों कॉलम्स फ्री हो जाएं। अब ये जो दोनों कॉलम्स फ्री हो गए हैं, ये जो हमारे पास एरे काउंट नंबर का इंडेक्स रो नंबर काउंट बता रहा है, कॉलम 1 भी फ्री हो गया। ऊपर इसने ऐसे ही बताया हुआ तो मैं उसको कॉपी कर रहा हूं बच्चों। और इसी तरह हमारे पास इसी एरे का हमारे पास काउंट के अंदर से कॉलम 2 भी फ्री हो गया। तो यहां पर हम लोग अब अगले कॉलम की वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं। तो अगले कॉलम की वैल्यूज कैसे होंगी, एग्जैक्ट यही वैल्यूज होंगी कि मेरे पास काउंट नंबर की एरे है और उसके अंदर से अगला जो हमारे पास रो है इट इज काउंट प्लस वन, उसका पहला जो भी कॉलम है वो उठकर इसके पहले कॉलम में आएगा। और इसी तरह सेम हमारे पास रो के अंदर से, सेम रो कैसे है, वो काउंट प्लस वन वाली ही रो है, उसके अंदर से दूसरे कॉलम के कंटेंट्स उठकर इस खाली वाले दूसरे कॉलम के अंदर आएंगे ताकि स्मॉलर वैल्यूज आगे मूव कर जाएं, लेसर ग्रेटर वैल्यूज पीछे आ जाएं। आफ्टर दैट ये जो आपके पास अब प्लस वन वाले कंटेंट्स डंप हो गए, आगे चले गए, तो अब आपके पास ये खाली रह गए। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं, अब पेन थोड़ा चेंज करते हैं, ये जो मेरे पास वैल्यूज बच्चों, अब ये इनकी वैल्यूज हमने आगे पास कर दी, तो इनके अंदर अब हम नया सामान स्टोर कर सकते हैं। वो नया सामान कैसे आएगा, काउंट प्लस वन कॉमा वन के अंदर आएगा वो, और वो नया सामान इसी एरे के अंदर हमारे पास काउंट प्लस वन कॉमा टू के अंदर आएगा। यानी ये जो दोनों अभी हमने कंटेनर्स खाली किए हैं इनमें नई वैल्यूज आएंगी। अब इनमें नई वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो जो हमने थोड़ी देर के लिए टेम्पररी वेरिएबल्स T1 और T2 में बच्चों स्टोर किया हुआ था। तो दिस इज स्वैपिंग और स्टोरिंग वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे स्वैपिंग हुई है तो स्वैप के वेरिएबल को हम क्या असाइन कर देंगे, ट्रू असाइन कर देंगे। और ये इफ जो है एंड इफ हो जाएगा, यहाँ पे टॉप का कोई चक्कर नहीं है, तो फॉर जो है वो नेक्स्ट काउंट हो जाएगा बच्चों। और इसी तरह हमारे पास ये वाइल जो है वो एंड वाइल हो जाएगा आफ्टर दिस जी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑफ सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग जी। अब ये जो हमारे पास बुलेट पॉइंट है, सॉर्ट द काउंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ दो बुलेट पॉइंट्स बाकी हैं, चांस ऑफ एवरी नंबर बीइंग जनरेटेड, और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, आउटपुट करना है हर इंटीजर को और उसके साथ उसका
काउंट भी स्टोर आउटपुट करना है और चांस ऑफ जनरेटिंग देम भी आउटपुट करना है। तो हमें चांस कैलकुलेट करके उसके साथ साथ वो जो राउंडेड चांस है उसको भी आउटपुट करना है। और कितने नंबर्स हैं हमारे पास टोटल, कितनी अकरेंसेस हैं, 10 नंबर्स हैं जो कि 100,000 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम इधर से दोबारा एक ऐसे डबल वो डाल के कमेंट डालेंगे, जो ऊपर बुलेट पॉइंट था सवाल में उसी को हम इधर ऐसे चेंज करके लिख देंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच नंबर। इसी तरह जब अगली लाइन पे जाते हैं तो अगली लाइन पे दोबारा आप डबल स्लैश डालते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम राउंड करेंगे टू 4 डेसिमल प्लेसेस और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आउटपुटिंग द रिजल्ट। अब हमने क्या करना है, ये 3 काम हमने करने हैं, बहुत सिंपल सा काम है। हम एक फॉर लूप चलाएंगे, पेन सॉरी चेंज करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे जी, जिसके अंदर हम कहते हैं हमारा काउंट जो है, काउंट हम 10-15 दफा जितनी दफा हम चाहें यूज कर सकते हैं। हमारा काउंट जो है वो 10 इंडेसेस को चेक करने के लिए ऑफ द एरे 1 से 10 तक रिपीट होगा जी। और इसने 1 से 10 तक क्या करना है, आपके पास चांस पहले कैलकुलेट करना है, फिर उस चांस को आउटपुट करना है राउंड करके टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास वो चांस कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, ये एक रियल वैल्यू होगी। ये कैसे कैलकुलेट होगा उसने हमें बताया हुआ ऊपर कि नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू जो अकर हो रही है, तो हर नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें ये काउंटेड नंबर्स की एरे बताएगी जी, क्योंकि इसके अंदर वो नंबर स्टोर्ड है। वो किस कॉलम के अंदर स्टोर्ड है, कॉलम 2 के अंदर स्टोर्ड है। इस नंबर को निकाल कर डिवाइड करेंगे बाय हम 100,000, ताकि हमारे पास वो चांस आ जाए। इसने खुद हमें यह फॉर्मूला सवाल में दिया, इस तरह की चीजें ये खुद बताते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिवाइड करेंगे बाय 100,000। अब जब हमारे पास ये चांस निकल आया, तो इस चांस को कहता है आपने राउंड करना है टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसी की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। इसकी वैल्यू को कैसे अपडेट करेंगे जी, वो नोट्स में हमने राउंड का एक फंक्शन लिखा था, और उसको हम ऐसे ये चांस का वेरिएबल और 4 नंबर प्रोवाइड करेंगे ताकि ये 4 डेसिमल प्लेसेस इसको राउंड कर दे जी। ठीक है बच्चों, तो अब हमने वो नंबर और उसका चांस आउटपुट करना है। तो हम ऐसे एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऐसे करके कि द चांस दैट नंबर कौन सा अकर्स, हम एंड करके साथ नंबर्स बताएंगे किस नंबर की बात कर रहे हैं। वो नंबर स्टोर्ड है इस वक्त काउंटेड नंबर्स के अंदर, और वो काउंटेड नंबर की एरे का रो काउंट बताएगा। लेकिन वो कौन सा नंबर है जिसका हम चांस कैलकुलेट कर रहे हैं जी, वो किस कॉलम में स्टोर्ड है। नंबर ऑफ टाइम्स वो जितनी दफा अकर हो रहा है वो कॉलम 2 में स्टोर्ड है, लेकिन वो नंबर इटसेल्फ कॉलम 1 में स्टोर्ड है। हमने बताया कि द चांस ऑफ दिस नंबर, द चांस दैट दिस नंबर, साथ हम आगे मैसेज कंटिन्यू करेंगे, अकर्स इज, और इसका जो राउंडेड आंसर था हम उसको साथ आउटपुट कर देंगे ऐसे करके जी चांस। और ये फॉर जो है नेक्स्ट होता रहेगा ताकि हर नंबर का चांस जो है वो कैलकुलेट होकर बच्चों आउटपुट होता जाए। तो दिस इज हाउ, आपको मैं बता चुका हूँ प्रोग्राम्स लिखने की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, दिस इज वन ऑफ देम। आपने अगर डिफरेंट तरीके से लिखा और सेम ही काम हो रहा है तो वो करेक्ट कंसिडर होगा बच्चों। अच्छा, इसी तरह अब जो हमने लाइंस छोड़ी थी, हम सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये काउंट का वेरिएबल है हमने जो कि एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। उसके अलावा ये आई का वेरिएबल है जो कि एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ है। स्वैप का एक वेरिएबल है जो कि एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्वैप के अलावा देयर इज नो अदर वेरिएबल, तो काउंट आई और स्वैप। तो इधर हमने कुछ लाइंस छोड़ी थी, इधर हम उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर होगा जी, काउंट एज इंटीजर। अलग अलग करें, कोशिश करें, जब बहुत ज्यादा होते हैं फिर यू कैन ग्रुप देम टुगेदर। फिर हम डिक्लेयर करेंगे हमारे पास आई एज इंटीजर। इसी तरह तीसरा वेरिएबल स्वैप था तो उसको भी हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो एक
बच्चों बूलियन वेरिएबल था, तो उस स्वैप को हम डिक्लेयर करेंगे एज अ बूलियन वेरिएबल, ऐसे करके। नाउ दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम विद कंप्लीट कमेंट्स। ये हमारे पास डिक्लेरेशंस हो गई, ये इनिशियलाइजेशन हो गई, फिर कमेंट ऐड किया जनरेटिंग द नंबर्स, फिर हमारे पास काउंट किया कितनी दफा हर नंबर रिपीट हो रहा है, फिर उसी के बताए हुए प्रोग्राम के थ्रू, ये देखो इसने सवाल में ये सूडो कोड दिया हुआ है, इस सूडो कोड को देख के हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्टिंग की और उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज को आउटपुट कर दी। तो अगर बुलेट पॉइंट्स को एक एक करके फॉलो करेंगे तो बहुत सिंपल सा काम आपके पास हो जाता है, सारे रिपीटेड प्रोसेसेस हैं जो कि हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है जी, थैंक यू।